जैसे ही आप एक्सेल ओपन करेंगे आपको ये इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में होम बटन है, न्यू का ऑप्शन है, ओपन फोल्डर का ऑप्शन है, नीचे आपकी कुछ अकाउंट्स कुछ सेटिंग है, और ये ऑप्शन जो सबसे लास्ट में आप देख रहे हो इसके थ्रू आप एक्सेल की सेटिंग चेंज कर सकते हो। ऊपर जो भी आपको दिख रहे हैं ये सारे टेम्पलेट्स हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वालों ने टेम्पलेट दिया। अगर आप और देखना चाहते हो तो इसमें जा सकते हो। तो ये आपको अलग अलग टेम्पलेट मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ मतलब आपको कुछ रेडीमेड टेम्पलेट चाहिए जिस पे आपको कुछ पर्टिकुलर काम करना है तो आप यहाँ से उठा सकते हो। बट जैसे जैसे आप एक्सेल सीखोगे ये सब आप खुद बना सकते हो अपने हिसाब से, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल का। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ स्टार्ट अ न्यू बुक में। जैसे ही एक्सेल खुलेगा आपको ये पेज दिखाई देगा, इसको हम लोग बोलते हैं वर्कबुक, है ना। और ये वर्कबुक में काफ़ी सारी शीट्स होती हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, और ये इसको हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे इसको और शीट को ऐड कर सकते हैं। ये जो भी आपको टॉप में दिख रहे हैं जैसे फाइल, होम, इन सभी को टैब्स बोलते हैं। तो अभी हम लोग होम टैब में हैं और ये पूरा का पूरा सेक्शन को हम लोग रिबन बोलते हैं। और रिबन के अंदर ये जितना एक पार्ट है ना, जैसे कि ये क्लिपबोर्ड के अंदर एक पार्ट है, आपका फॉन्ट के अंदर एक पार्ट है, अलाइनमेंट के अंदर एक पार्ट है, तो इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, है ना। तो अगर जैसे कभी कभार क्या होता है कि किसी को समझाना हो कि जैसे मर्जिन सेंटर कहाँ पे है, तो इसको हम लोग बोलेंगे होम टैब में आपको असाइनमेंट ग्रुप के अंदर मिल जाएगा एक मर्ज बटन का ऑप्शन। वर्कबुक में ये ऑप्शन आता है फाइल का, जिसके थ्रू अभी हम लोग आए, जिसमें आपको पहले आपको सिर्फ 3 ऑप्शन दिख रहे थे, बट अभी इसमें आपको और ऑप्शन मिल जाएगा कि इस वर्कबुक का इन्फॉर्मेशन, इसको अगर सेव करना है, सेव एज मतलब आपको किस लोकेशन पे चेंज करना, सेव करना और नेम डालना है। इसके अलावा इसमें प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और ये सब चीज़ों का ऑप्शन है। इसी तरह यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीपल टैब्स मिल जाएंगे आपको, जैसे कि इंसर्ट है, तो इंसर्ट में आप पिवट टेबल, इसके अलावा चार्ट, शेप्स, ये सब यूज़ करते हैं, स्लाइसर हो गया, तो ये सब चीज़ भी हम लोग फीचर में देखेंगे। जो डिफरेंट टैब्स है उनका डिफरेंट पर्पज़ है, उनका डिफरेंट यूज़ है, वो सब हम लोग आगे धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। अब आता है यहाँ पे पॉइंट कि ये A1 जो लिखा है ये क्या है, तो इसको हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं, और ये आपको बताता है कि सेल का कौन सा, मतलब जो हम लोग का ये सेल है जो हम लोग ने सेलेक्ट किया है ये कौन से लोकेशन पे है, उसका ये यहाँ पे नाम बताता है। उसके बगल में आता है आपका फार्मूला बॉक्स। तो आप जो भी एक्सेल शीट में फार्मूला लगाएंगे जिस भी सेल पे, अगर आप उस सेल पे क्लिक करते हो तो अगर उस सेल पे कोई फार्मूला लगाए तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, है ना। और इसके अलावा आप इसको एक्सपेंड, मान लीजिए काफ़ी लंबा फार्मूला है तो उसको आप यहाँ पे एक्सपेंड भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला बार में आप जब भी कोई फार्मूला लगाते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग को इक्वल्स टू का साइन यूज़ करना होता है। तो अभी टेंशन मत लो, फार्मूला के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मूला बार में फार्मूला दिखता कैसे है। तो जैसे मान लो अभी मैं लिखता हूँ 2+2, है ना। नॉर्मल मैथमेटिक्स का कोई भी फंक्शन हम लोग का यूज़ होता है इक्वल्स टू से। तो इक्वल्स टू किया मैंने, 2 को प्लस किया 2 से, ठीक। आप जैसे ही एंटर करोगे वो 4 लिख देगा। आपको यहाँ सेल में 4 दिख रहा है, बट अगर आप उसमें फार्मूला बार में देखोगे तो आपको 2+2 ही दिखा रहा है ना, क्योंकि वो एक तरह का फार्मूला है। अब बात करते हैं सेल क्या होता है। तो सेल आपका बनता है इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम से, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। अब कॉलम क्या होता है, ये जो भी आपको ABCD दिख रहे हैं, ये आपके वर्टिकल जो हैं इनको हम लोग कॉलम बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टली आपको 1 2 3 दिख रहा है, ये पूरा का पूरा लाइन, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, इसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका रो और कॉलम हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि ये B कॉलम है और रो यहाँ पे जो हाईलाइट हो रखा है वो 2 है। इसका मतलब B2 सेल हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे आपको नेम बॉक्स में उसका नेम भी बताएगा कि कौन सा सेल है, B2। अब इन सेल को आप मतलब मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हो, और इसको सेलेक्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया है माउस का लेफ्ट की, उसको आपको क्लिक करके रखना है, छोड़ना नहीं है, और जहाँ तक आप ड्रैग करोगे इतने सेल सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए मुझे इतना ही सेलेक्ट करना है तो आपको क्लिक होल्ड करके रखना है, और जहाँ भी आप ड्रैग करोगे, है ना, उतने सेल आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि ये शीट क्या होता है। तो शीट में अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऑप्शन देता है, जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, है ना, कॉपी का, और इन सब चीज़ों का ऑप्शन देता है। तो ये सब चीज़ें आप, ये सब फंक्शन, ये सब ऑपरेशन आप शीट पर लगा सकते हो। अगर आपको कोई नया शीट, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 ओपन होता है एक्सेल में। अगर आपको कोई नया शीट ओपन करना है तो राइट साइड में एक छोटा सा प्लस का ऑप्शन होगा, है ना। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे एक शीट 2 ओपन हो जाएगा। ऐसे ही आप जितनी बार प्लस करते जाओगे उतनी बार नए नए शीट ओपन हो जाएंगे। अब इन शीट का आप नाम भी चेंज कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे इसका नाम चेंज करना, आप राइट क्लिक करिए, आपको रीनेम का ऑप्शन देगा, है ना। आप उस पर जाइए, वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको जो भी नाम देना हो, तो जैसे मैं दे देता हूँ कि प्रोजेक्ट 1, ठीक हम लोग। और उसके बाद आपका जब हो जाए, आप जब नाम डाल लें उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये आपका प्रोजेक्ट 1 आ गया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लीजिए अगर मेरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि सबसे फ्रंट में रहे, अभी जैसे शीट 1 नंबर 1 पर है, मैं चाहता हूँ कि सबसे आगे आ जाए, तो आप इसको क्लिक करके रखिए, क्लिक एंड होल्ड, और ड्रैग करके आप सबसे आगे ले आइए, तो वो आपका सबसे आगे आ जाएगा प्रोजेक्ट 1,
इसके अलावा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें अगर आप देखोगे एक ऑप्शन आता है आपका टैब कलर का, तो मैं इसको कोई कलर दे सकता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मुझे ठीक लग रहा है कि ब्लू कलर, प्रोजेक्ट 1 जो शीट है उसको हम लोग ब्लू कलर में देख सकते हैं। जैसे आप देखोगे तभी आपको ब्लू दिखेगा। ये हो गया। अगर मुझे कोई शीट नहीं चाहिए तो उसको मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट। एक बार वो शीट डिलीट हो गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। तो अभी हम लोग को इस शीट पे काम करना है, तो मतलब काफ़ी मतलब जो भी इस पर टाइप करेंगे वो काफ़ी छोटा दिखेगा। तो उसके लिए मैं इसको शीट को थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे सबसे राइट कॉर्नर में आपको एक जूम का बटन मिलेगा, है ना, जूम इन लिखा हुआ है। अगर उसको आप क्लिक करोगे तो वो ऐड होता जाएगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे होता है, तो जितना आप क्लिक करोगे उतना ऐड होता जाएगा। तो मैं उसको बढ़ा के 200 कर ले रहा हूँ। ठीक, तो अभी ये 200 जूम पे हो गया, तो थोड़ा देखने में ईजी रहता है। और अगर आपको इसका थोड़ा जूम आउट या अभी वापस चलना है, जूम आउट करना है आपको, तो आप यहाँ पे वापस जाइए, जूम आउट लिखा हुआ है, आप उसको दोबारा क्लिक करिए तो दोबारा जैसे था वैसे आ जाएगा वो। एक्सेल को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, मतलब कुछ भी एक रैंडम डेटा बना रहा हूँ जो कि एम्प्लॉयज़ का होगा जो किसी कंपनी में जॉब करते हैं, और उसके बेसिस पे फिर हम लोग नए नए फंक्शंस लगाएंगे या फॉर्मूले सीखेंगे और फिर फॉर्मेटिंग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉलम का नाम दे रहा हूँ, सीरियल नंबर कॉलम डालेंगे, फर्स्ट नेम एक कॉलम होगा, उसके बाद लास्ट नेम एक कॉलम होगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो नेम का ई लेटर जो है वो सही से दिख नहीं रहा है ना, वो मतलब सी कॉलम के नीचे दब रहा है। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप दोनों कॉलम के बीच में जाइए, आपको एक प्लस साइन दिखाई देगा, आप उसको क्लिक करके रखिए और जितना आप चाहें उतना साइज़ बढ़ा सकते हैं उस सेल का, मतलब उस कॉलम का। दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि आप दोबारा उसी तरह वापस जाइए दोनों कॉलम के बीच में और आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो जितना उसको स्पेस चाहिए उस पर्टिकुलर कॉलम को इस फर्स्ट नेम की वजह से, उतना वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा। तो ऐसे ही अभी मैं सी में भी कर दूंगा। अब जो नेक्स्ट कॉलम आएगा वो आएगा मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, उस एम्प्लॉय ने ज्वाइन कब किया था। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा मेरा सैलरी, जो कि जैन मंथ का होगा, सैलरी फेब मंथ का, और एक और कॉलम आएगा सैलरी मार्च मंथ का। तो यहाँ पे 3 मंथ्स की उसकी सैलरी आएगी। फिर हम लोग देखेंगे सैलरी टोटल, उसके बाद एक कॉलम ले लेते हैं कि एवरेज सैलरी उस एम्प्लॉय का कितना है। और एक और लास्ट कॉलम मैं बना देता हूँ जिसमें हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को एक साथ लिखेंगे। अभी यहाँ पे अलग अलग कॉलम में होगा, दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा मान लीजिए फुल नेम। तो चलिए अभी कोई रैंडम डेटा जनरेट करते हैं, मतलब कोई रैंडम डेटा फिल करते हैं। तो जैसे सीरियल नंबर 1 2, अभी मैं चाहूँ तो ऐसे मैनुअली पूरा लिखूँ जितना मुझे ज़रूरत है। दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि आप 1 और 2 को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के लिए आप जहाँ से सेलेक्ट करना, आपको जहाँ से स्टार्ट करना है उस सेल पे क्लिक करिए, शिफ्ट दबा के रखिए, और जो एरो बटन आते हैं राइट लेफ्ट डाउन वाले, अगर आपको नीचे सेलेक्ट करना है तो राइट नीचे वाला बटन दबाइए, डाउन एरो वाला बटन। अगर आपको राइट सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट होल्ड करके रखिए और राइट वाला ले जाइए। ठीक, ऐसे ही आप चारों डायरेक्शन में सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे इन दोनों को, यहाँ पे आप कॉर्नर में आओगे, माउस को आप कॉर्नर में लेके आओगे जहाँ पे सेल का इंटरसेक्शन एकदम कॉर्नर पॉइंट, वहाँ पे माउस का एक प्लस छोटा सा सिंबल बन जाएगा। आप उसको क्लिक और होल्ड करके रखिए और आप जहाँ तक जाओगे वहाँ तक वो अपने आप ऑटो फिल कर देगा। तो चलिए मान लीजिए मैं यहाँ तक आता हूँ, तो आप देखिए वो अपने आप यहाँ पे 1 to 10 फिल कर देता है। तो ऐसे आप यहाँ पे सीरियल नंबर को ऑटो फिल कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अभी मैं सेलेक्ट करके मुझे सिर्फ 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जहाँ तक ये 5 सीरियल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये रैंडम डेटा भर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले, मतलब यहाँ पे फार्मूला और फंक्शंस लगाने से पहले, हम लोग यहाँ पे इसको बेसिक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मतलब अभी देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कि ये जो नेम है, अगर आप देखो तो ये लेफ्ट साइड अलाइन है, मतलब राइट साइड एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ है। ये जो आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, जैसे सैलरी आ रही है, ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ है ना। इसके अलावा ये जो भी डेटा है और जो भी हेडिंग है उनमें हम लोग कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी ऊपर टॉप की हेडिंग है ना, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, इस पूरे रो को। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, बोल्ड का ऑप्शन मिलेगा, ये आपको ग्रुप फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सारे के सारे बोल्ड हो जाएंगे, तो पता लगेगा कि हाँ ये हेडिंग है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इनको अंडरलाइन भी कर सकते हो, और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा आपको इटैलिक का, जिससे ये थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, कर्सिव जैसे दिखते हैं। और एक और ऑप्शन मिलता है कि आप अगर इनमें कोई कलर देना चाहें तो यहाँ पे जाके आप कलर भी डाल सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए अभी के लिए मैं कोई नॉर्मल कलर ले रहा हूँ,
तो मान लीजिए ये लाइट ब्लू, ठीक है, तो इन सब में कलर आ जाएगा। और इसके अलावा अगर मुझे जैसे ये नंबर है राइट साइड में, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, है ना, तो आप जिस भी कॉलम को करना है, मान लीजिए इस पूरे कॉलम को मुझे सेंटर लाइन करना है, तो उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं ए कॉलम को करता हूँ और सेम आपको असाइनमेंट ग्रुप में जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंटर लाइन का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो सारे के सारे सेंटर में आ जाएंगे। ठीक, अब जैसे स्पेस ज़्यादा है इसके लिए, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा, जो पहले देखा था हम लोगों ने, तो वो स्पेस जितना इसको चाहिए सीरियल नंबर को उतना अपने आप ले लेगा। अब मैं ये सेम फॉर्मेटिंग मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी आ जाए, सेल जनवरी के लिए और फेब के बाकी सभी के लिए। तो मेरे पास एक तो ऑप्शन है कि मैं सेम पूरा इसको सेलेक्ट करूँ और फिर जाके मैं इसको सेंटर अलाइन करूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ईजी ऑप्शन ये है कि इसको मैं पूरे को सेलेक्ट कर लूँ जितना लाइन है, उसके बाद आप फॉर्मेट पेंटर ले जाओ। जैसे आप फॉर्मेट करिए, आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिल जाएगा, फॉर्मेट पेंटर पे आप क्लिक करोगे तो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा ये। अब आपको जहाँ भी फॉर्मेटिंग लगाना है, तो जैसे मान लीजिए मुझे इन सभी में लगाना है, तो इसको सेलेक्ट किया, इस कॉलम में भी लगाना है, इस कॉलम में भी लगाना है, इन तीनों को लगा के आप छोड़ दीजिए, वो अपने आप सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में आ जाएंगे, जो भी फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पे करी होगी। ठीक, ये तो हो गया आपका हेडिंग का और फॉर्मेटिंग का, बेसिक फॉर्मेटिंग का। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो डेट्स हैं, ये भी यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, नंबर्स जो आपका ग्रुप है उसमें यहाँ पे एक डेट्स का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। अगर आप देखो कुमार पे जो नेक्स्ट है, इस पर क्लिक करते हो तो जर्नल दिखाता है, पर जैसे आप किसी इस पे करोगे डेट पे, तो वो आपको डेट ऑप्शन देगा, और इसको अभी वो डेट मान रहा है, तो डेट का आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखाएगा छोटा सा, आप उस पर क्लिक करिए। अगर आपको और एडवांस में जाना है तो आप जाइए मोर नंबर फॉर्मेट्स में, सबसे लास्ट में। जैसे आप क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा आपको फॉर्मेट सेल का, तो आप डेट में जाओगे, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स दिखा रहा है कि आपको इस टाइप का डेट दिखाई देगा, इस टाइप का दिखाएगा। तो अभी के लिए मैं ये वाला सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कि डेट आएगा, फिर मंथ और फिर ईयर। ठीक, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हो कि अगर डे भी चाहिए आपको तो डे भी दिखाएगा। तो अभी के लिए तो मैं ऐसा ही ले रहा हूँ। जैसे आप सेलेक्ट करोगे अपडेट कर देगा, पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर फॉर्मेट में। ठीक, अब इसमें भी सेम चीज़ कि ये अलाइनमेंट सही नहीं है, तो इसके लिए मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, अलाइनमेंट में जाऊँगा और सेंटर अलाइन कर दूँगा। तो ये तो हो गया आपका बेसिक फॉर्मेटिंग। अब हम लोग देख लेते हैं कि टोटल सम, सैलरी का सम कैसे निकालना है। तो फॉर्मूला या फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग उस सेल पे क्लिक करिए जहाँ पे आपको लिखना है, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद इक्वल्स टू का सिंबल लगाइए और आप लिखिए SUM। जैसे आप सम लिखोगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे फार्मूलाज के, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के लिए आप टैब दबा सकते हो, जिस पे वो हाईलाइट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई नीचे वाले सेलेक्ट करने हैं तो डाउन एरो जो बटन है आप उससे उन पे जा सकते हो, है ना, नीचे वाले ऑप्शंस पे। तो अभी जो सम ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं टैब दबा रहा हूँ। टैब दबाते ही वो फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा और फार्मूले के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो आपको डालने होंगे। तो नंबर 1 पूछ रहा है कि किसका सम करना है, तो नंबर 1 मैं यहाँ पे जाके माउस से क्लिक कर दे रहा हूँ, तो वो नंबर 1 ले रहा है। अब फार्मूले में जब एक वैल्यू आप सेलेक्ट कर लो तो आपको कॉमा प्रेस करना होता है, तो आप कॉमा प्रेस करो तो पूछ रहा है नंबर 2 कौन सा चाहिए, तो मैं बताऊँगा कि ये नंबर चाहिए मुझे, है ना। फिर से कॉमा, अब वो पूछ रहा है नंबर 3 और ये है नंबर 3। ऐसे करके आप जितने चाहे उतने कॉलम्स या रोज़ को ऐड कर सकते हो। ये करने के बाद आपको शिफ्ट दबा के इस ब्रैकेट को क्लोज़ करना है। शिफ्ट दबा के 0 वाले बटन पे होगा क्लोज ब्रैकेट, है ना, और फिर आप एंटर प्रेस कर दो, तो इन तीनों का सम आपको दिखा देगा ही। अब ये सारा सम मुझे बाकी लोगों के लिए भी करना है, गोपाल के लिए, जोसेफ के लिए, हरी के लिए, राजा के लिए। तो यहाँ पे जाके मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ, एक ऑप्शन है मेरे पास। दूसरा ऑप्शन आता है जैसे हम लोगों ने सीरियल नंबर को ड्रैग किया था वैसे, तो अभी के लिए मैं डबल क्लिक कर दे रहा हूँ। तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे ये ऑटो फिल हो जाएगा, है ना। तो इसका अगर आप सम देखोगे यहाँ पे आपको राइट साइड में नीचे दिखा रहा होगा 550 है, यहाँ पे भी 550 आ रहा है ना, तो सम सही है ये, तो ये ऑटोमेटिक फिल कर दे रहा है। अब आप देखो फार्मूला बार में आपको फार्मूला भी दिखा रहा है ना, जबकि यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, बट वो बता रहा है कि इस सेल में फार्मूला लगा हुआ है और उसके कारण ये वैल्यू आ रही जो आपको दिख रही है। ठीक, तो ऐसे हम लोग की टोटल सैलरी आ गई। इसी तरह अगर मुझे एवरेज सैलरी निकालना हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू एवरेज। अब देखो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है, तो मुझे चाहिए सेकंड वाला ऑप्शन, तो मैं डाउन के की को दबाऊंगा और फिर आपको जो ऑप्शन पे अगर वो आ जाता है आप उसको टैब दबा दीजिए, वो सेलेक्ट हो जाता है। अब वो पूछ रहा है एवरेज, जैसे सम का निकाला था कितने नंबर्स देने आपको, तो सम में हम लोगों ने एक एक क्लिक करके किया था ना। दूसरा ऑप्शन आता है कि मैं पूरा माउस से एक साथ में सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से माउस क्लिक करके लेफ्ट बटन को क्लिक करके होल्ड करके रखना है और जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक ड्रैग कर लो। तो मुझे यही 3 वैल्यूज़ चाहिए और फिर छोड़ दीजिए आप।
अब जैसे ही वो सेलेक्ट हो जाएगा आप ब्रैकेट बंद करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो वो आपको एवरेज दिखा देगा। इन तीनों का एवरेज इतना आ रहा है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो ये तीनों आप सेलेक्ट करिए और नीचे आप देखिए यहाँ पे आपको सम दिखा रहा है, काउंट दिखा रहा है, एवरेज दिखा रहा है। 1400 एवरेज है। बाकी के लिए भी चाहिए आपको, डबल क्लिक कर दीजिए, बाकी के लिए भी आ जाएगा एवरेज। अब ये 0.33 आ रहा है। अब मान लीजिए अगर आपको 0.33 नहीं चाहिए, आपको राउंड ऑफ नंबर चाहिए, तो आप सारे को सेलेक्ट करिए, या तो जिसमें आपको करना है उसको आप सेलेक्ट करिए। यहाँ पे जर्नल दिखा रहा है, आप जर्नल से हटा दीजिए इसको और नंबर पे चले जाइए। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा उसी नंबर ग्रुप में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज डेसिमल, मतलब ये डेसिमल हटाने के लिए या नंबर ऑफ डेसिमल बढ़ाने के लिए। अगर डेसिमल कम करने हैं तो ये राइट साइड वाला डिक्रीज डेसिमल को, तो अब आप देखोगे कि वो डेसिमल हट गया है ना। ऐसे ही आप इन सभी में भी कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा है कि फॉर्मेट पे एंटर करेंगे, क्लिक, और सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, तो जहाँ भी वो नंबर का प्रॉब्लम आएगा वो हट जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग के आ गए नंबर्स। अब यहाँ पे आता है लास्ट कॉलम, जो कि है आपका फुल नेम का। तो इसमें मुझे अगर फुल नेम चाहिए, मतलब किसी 2 कॉलम में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, बट वो चाहता हूँ कि एक कॉलम में आ जाए, है ना, मतलब 2 सेल में डिफरेंट वैल्यू है, वो मैं चाहता हूँ एक सेल में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, एक फंक्शन है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट। तो जैसे ही आप CON कॉनकैटिनेट लिखोगे, आपको ऑप्शन आ जाएगा कॉनकैटिनेट का, आप टैब दबाइए। अभी पूछ रहा कौन सा टेक्स्ट 1 है, तो टेक्स्ट 1 मेरा ये है RNM, कॉमा प्रेस करूँगा। पूछ रहा है और कौन से दूसरे टेक्स्ट को कॉनकैटिनेट करना है, तो मुझे करना है सेकंड कॉलम को, जो कि है कुमार। ये दोनों होने के बाद आप दोबारा ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आप देखिए आपका राम कुमार एक साथ आ गया, है ना। ऐसे ही अगर मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ये सारे ऑटो फिल हो जाएंगे। गोपाल वर्मा। अब इसमें आप बोल सकते हो कि स्पेस नहीं आ रहा बीच में, है ना, आपको स्पेस भी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसी फॉर्मूला में, अगर आप फॉर्मूला बार में ऊपर देखोगे, यहाँ पे B2 और C2 एक साथ लिखा है, इसके बीच में आप क्लिक करिए, B2 और C2 के बीच में, और आप इन्वर्टेड कॉमा जो है उसको आप लगा दीजिए ओपन और क्लोज करके, और एक और कॉमा दे दीजिए। अब यहाँ पे इसके बीच में स्पेस नहीं है, तो अगर आपको दोनों मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपको एक स्पेस देना होगा, तो ये स्पेस को वो ऐड कर देगा जब कॉनकैटिनेट करेगा। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो वो आपको एक स्पेस भी दे देगा। अब यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दो, सब में ऐड कर देगा। अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो अभी हम लोगों ने एक ही स्पेस दिया था, आप जितना चाहो उतना स्पेस डाल सकते हो। मान लीजिए मैंने इतना स्पेस डाला, अब वो इतना स्पेस इसमें भी दिखाएगा, है ना। अब मान लीजिए मुझे नहीं चाहिए, वापस जैसे पहले था वैसे करना है, तो आप Ctrl+G प्रेस करिए। Ctrl+G मतलब कंट्रोल की आपके कीबोर्ड में होगा लेफ्ट साइड कॉर्नर बॉटम में, उसको आप होल्ड करके रखिए और Z को बटन दबा दीजिए, Z बटन को। दूसरा ऑप्शन है, आप सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में आप देखोगे अंडू का बटन मिलता है। जैसे आप अंडू करोगे वो सारे के सारे जो स्पेस के बिना वाले थे वो आ गए। अगर आपको दोबारा वो चीज़ चाहिए तो यहाँ पे रीडू का ऑप्शन आता है, आप रीडू पे क्लिक कर दीजिए, वापस आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं चाहिए कि आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ कुछ भी चेंज करूँ, ये फ्यूचर में चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप इसको आप कॉपी करिए, है ना। कॉपी के लिए आप Ctrl+C प्रेस कर सकते हैं, और या आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिलता है, आप कॉपी क्लिक करिए। और कॉपी के बाद जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो पेस्ट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो हो गया पेस्ट, सिंपल पेस्ट, दूसरा दिखा रहा है आपको पेस्ट एज अ वैल्यू, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जब आप पेस्ट एज वैल्यू पे आप क्लिक करेंगे तो अब वो फार्मूला हट चुका होगा। अब ये प्रॉपर एक आपका एब्सोल्यूट वैल्यू बन गया। इसके चेंज करने पे अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसको अगर मैं 1500 कर देता हूँ तो इसको कोई चेंज नहीं होगा। ये चेंज हो रहे हैं क्योंकि इन सभी में फार्मूला लगे हैं, बट ये चेंज नहीं होगा, है ना। तो अभी के लिए मैं हटा दे रहा हूँ, जैसे पहले था वैसे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सम आ गया, हटाने के लिए सेम Ctrl+G, है ना, यहाँ पे 1500 आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया हम लोग का बेसिक डेटा। इसको एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं थोड़ा अच्छा देखने के लिए। आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के लिए सेम चीज़ आप माउस की हेल्प से कर सकते हैं, या तो आप कंट्रोल और शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखिए और राइट एरो दबा दीजिए। उससे होगा कि जहाँ तक डेटा है इस पूरे के पूरे कॉलम में या शीट में, वहाँ तक ये सेलेक्ट कर लेगा। और बॉटम का सेलेक्ट करना है तो दोबारा कंट्रोल शिफ्ट और डाउन बटन, तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेगा। और दूसरा ऑप्शन, अभी डेटा बहुत थोड़ा सा है तो हम लोग डायरेक्टली माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जाइए फॉन्ट वाले ग्रुप में, इसमें एक आपको ऐसा स्क्वायर बॉक्स सा दिख रहा होगा ऑप्शन, जिसको हम लोग बॉर्डर बटन बोलते हैं। उस पर आप क्लिक करिए, उसके डाउन एरो पे, ड्रॉप डाउन पे। इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे कि अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो किस तरह चाहिए। अगर सिर्फ बॉटम बॉर्डर चाहिए, सिर्फ टॉप में चाहिए, अभी मुझे ऑल बॉर्डर्स चाहिए, तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखोगे कि सभी पे एक बॉर्डर आ गया, तो थोड़ा देखने में ठीक लगता है। अब मान लीजिए कि आपका जितना आपने काम किया अभी आपको सेव करना है,
है ना। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो सारा का सारा उड़ जाएगा। तो अगर इसको आपको सेव करना है तो आप प्रेस करिए कीबोर्ड पे Ctrl+S, एक ऑप्शन ये आता है। दूसरा ऑप्शन आप यहाँ से जाके सेव कर सकते हैं, यहाँ पे सेव और सेव एज का ऑप्शन है। तो अभी जैसे मान लीजिए मैं Ctrl+S प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है कि कौन से लोकेशन में फ़ाइल सेव करना है। तो अभी डाउनलोड सेलेक्टेड है, आप वहाँ से चाहे तो कर सकते हैं, या ड्रॉप डाउन करके आप और कोई लोकेशन में सेव करना है। अगर आपको एक्सेल नहीं CSV फॉर्मेट में चेंज करना है वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। CSV फॉर्मेट में कर सकते हैं, एक्सेल बाइनरी वर्कबुक में डाल सकते हैं, है ना। डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं एक्सेल को सेव करने के। मतलब ये डिफरेंट फॉर्मेट्स इसलिए होते हैं कि किसी मतलब सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशंस में हम लोग को इस टाइप के फॉर्मेट यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा इजी होता है इनको यूज़ करना, तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। तो अभी तो मैंने एक्सेल के लिए ये फॉर्मेट सेलेक्ट करके रखा है और इसका फाइल का नाम मैं दे दे रहा हूँ Project1, ठीक। और ये डाउनलोड्स में सेव होगा, आप सेव पे क्लिक कर दीजिए, सेव हो गया। अब जैसे इस डेटा में अगर कोई बेसिक सा कोई सवाल पूछे कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है इन तीनों महीनों में मिला के, तो आप क्या करोगे, आप एक एक रिकॉर्ड में जाके टोटल सैलरी में चेक करोगे, है ना, कि 4200 है, 52, 55 है, लास्ट में आप देख रहे हो 7400 है। फिर आप देखो किसकी है, वो राजा राम की है ना। तो अब इसमें अभी तो चलो आपके पास 5 ही डेटा थे तो आपने इजी देख लिया। अभी मान लीजिए अगर आपके पास 500 रोज़ है या 600 रोज़ है तो आप एक एक करके नहीं देख सकते ना। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं इसको, उसके लिए 2 ऑप्शन हमारे पास। एक तो आप इसको सॉर्ट कर सकते हो, है ना। सॉर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, इस पे पूरे पे फ़िल्टर लगाना होगा। तो आप चलिए टैब जो आपका होगा डेटा, सबसे ऊपर आपको टैब डेटा पे क्लिक करिए और आपको जहाँ भी फ़िल्टर लगाना है, जैसे मान लीजिए इस पूरे टेबल पे लगाना है मुझे फ़िल्टर, आप पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन होगा फ़िल्टर का, फ़िल्टर पे क्लिक करिए तो आप देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऐड हो गए, देख रहे हैं आप, सभी के साथ ड्रॉप डाउन ऐड हो गए। अब जिस भी कॉलम से आपको सॉर्ट करना है, सॉर्ट मतलब ऑर्डर करना है, उसको रीऑर्डर करना है या अरेंज करना है, उस कॉलम पे जाइए आप। तो जैसे मुझे टोटल सैलरी पे करना था कि सबसे हाईएस्ट किसकी है, उसी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए आप। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे देगा कि सॉर्ट कैसे करना है। तो एक ऑप्शन दे रहा है आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, है ना। तो मुझे चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जैसे आप क्लिक करोगे सब कुछ रीऑर्डर हो जाएगा आपका, और जो भी टॉप सैलरी है वो आपकी, जो भी मैक्सिमम सैलरी है वो आपके टॉप में आ जाएगी, है ना। उसकी सारी वैल्यूज़ टॉप में आ जाएंगी। एक ऑप्शन तो ऐसा हो गया। तो अभी के लिए मैं इसको वापस Ctrl+Z कर दे रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि मैं नहीं चाहता कि ये सीरियल नंबर चेंज हो, या मान लीजिए कि जो भी रैंडम फैशन में ऑर्डर, जो जिस भी ऑर्डर में ये डेटा मैं नहीं चाहता वो चेंज हो, बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि हाईएस्ट सैलरी किसकी है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले फ़िल्टर हटा देता हूँ। तो फ़िल्टर हटाने के लिए दोबारा ऑप्शन ये आता है आपके पास, ये कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखोगे इसमें लिख के दिखा रहा है Ctrl+Shift+L, है ना। तो मैं सबसे ऊपर जो भी कॉलम है या रो है उस पर सेलेक्ट करता हूँ, सबसे टॉप वाले पे, और Ctrl+Shift+L दबाओ, सब में फ़िल्टर लग जाएगा, है ना। और अगर आप दोबारा Ctrl+Shift+L दबाओगे सब कुछ हट जाएगा। दूसरा ऑप्शन जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप फ़िल्टर लगाओगे एक सॉर्ट का ऑप्शन आता है। तो जो काम मैंने यहाँ पे जाके किया, राइट एरो से राइट डाउन बटन दबा के आप सॉर्ट में जाइए। सॉर्ट में आपसे पूछेगा कि कौन से कॉलम को सॉर्ट करना है ना। तो जैसे कॉलम के इसमें नेम है, तो मुझे चाहिए टोटल सैलरी कॉलम। सेल सॉर्ट किस चीज़ पे करना है, सेल की वैल्यूज़ पे। ऑर्डर कैसे करना है, ऑर्डर मुझे करना है लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट। आप ओके करोगे, सेम वैसे हो जाएगा जैसे हम लोगों ने यहाँ से किया था। सेम चीज़ आप यहाँ से भी सॉर्ट लगा सकते हो, बट अभी मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं Ctrl+Z कर दे रहा हूँ और Ctrl+Shift+L करके सारे फिल्टर्स हटा दे रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि बिना ऑर्डर चेंज किए अगर आपको देखना हो, अगर कम डेटा है, ज़्यादा डेटा में काम नहीं करेगा, अगर कुछ कम डेटा है आपको और बस ये देखना है कि इसमें से टॉप किसकी सैलरी आ रही है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, होम बटन पे जाऊँगा, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करिए। अभी मुझे चाहिए कलर स्केल। तो कलर स्केल में क्या करता है ये, मैक्सिमम टू शॉर्टेस्ट, मैक्सिमम टू मिनिमम, ये अपने आप सॉर्ट करेगा और उसमें कलर ये खुद से एक कलर दे देगा। जैसे इसमें है ग्रीन, रेड, येलो, तो मैं ये सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो भी हाईएस्ट होगा वो ग्रीन हो जाएगा और उससे जो कम हाईएस्ट होगा वो हल्का ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, और जो सबसे लोवेस्ट होगा वो रेड आ जाएगा, है ना। तो इससे आप देख के आइडिया लगा सकते हो कि सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी है, तो राम की है। ये भी एक ऑप्शन है, मतलब विजुअली देखना थोड़ा इजी होता है इसलिए किया हुआ इसको, ठीक है। इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। यार ये दोनों सेंटर अलाइन नहीं है, इन दोनों को सेलेक्ट करो आप और सेंटर अलाइन। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई कॉलम ऐड करना है, कोई नया कॉलम ऐड करना है ना। तो आप जिस भी कॉलम से पहले ऐड करना है उस पर क्लिक करिए। जैसे डी से पहले ऐड करना है मुझे, तो डी पे आप राइट क्लिक करिए सबसे टॉप में जाके, है ना। जैसे जहाँ पे डी लिखा वहाँ पे आप राइट क्लिक करिए। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको इंसर्ट का, आप इंसर्ट पे क्लिक करिए
आपके लिए एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है। अगर ये आपको कॉलम डिलीट करना है तो आप दोबारा उस कॉलम पे राइट क्लिक करिए, जो कॉलम आपको डिलीट करना है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दे रहा है, आप डिलीट क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। दूसरा ऑप्शन आता है जो शॉर्टकट की है, आप उस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करिए और कंट्रोल और माइनस प्रेस कर दीजिए। तो जैसे आप कंट्रोल माइनस करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। सेम चीज़ आप रो के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा रो ऐड करनी है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, इंसर्ट करिए, तो 5 से पहले वो रो ऐड हो जाएगी, है ना। और अगर आपको ये डिलीट करना है तो आप यहाँ पे जाइए, डिलीट प्रेस करिए, डिलीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आपको पूरे सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस प्रेस कर दीजिए। तो अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इंसर्ट कर रहा हूँ रो, और इस पूरे डेटा को, जो भी ये पूरा का पूरा फर्स्ट रो है, एज इट इज़ मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक। अब मुझे देखना है कि उस पूरे डेटा सेट में, मान लीजिए पूरा एक डेटा है, अगर इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसको अगर आपको रिमूव करना हो तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा डुप्लीकेट है कि नहीं, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। ये कॉलम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मिला के मिल रहा है। और फर्स्ट ऐसा हो सकता है काफ़ी बार कि फर्स्ट नेम लोगों के सिमिलर हो, लास्ट नेम सिमिलर हो, बट दोनों मिला के अगर सिमिलर हो रहा है तो उस केस में थोड़ा डाउट जाता है ना, तो उसको हम लोग क्रॉस चेक करना होगा। तो इस पूरे रो को मैं पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप जाइए इसमें स्टाइल ग्रुप में, और इसमें ऑप्शन होगा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा हाईलाइट सेल्स का। तो हाईलाइट सेल में एक बाय डिफ़ॉल्ट एक रूल है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का, आप उसको क्लिक कर दीजिए। आप जैसे करोगे तो पूछ रहा है कि किस कलर का चाहिए आपको, है ना। तो मैं बोल दे रहा हूँ अभी रेड कलर का ही ठीक है, आप ओके कर दीजिए। अब आप देखो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ डुप्लीकेट थी वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो RNM कुमार 2 बार आया है। अब इसको अगर आपको डिलीट करना है तो एक ऑप्शन आता है कि आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करिए, डेटा पे जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको रिमूव डुप्लीकेट्स का, जो कि आपके डेटा टूल्स में होगा। जो डेटा टूल्स का ग्रुप है उसमें आपको मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स का। आप जैसे ही क्लिक करोगे वो पूछ रहा है कि सभी कॉलम्स में आपको देखना है डुप्लीकेट्स और फिर रिमूव करना है। अगर किसी भी कॉलम में वैल्यू सेम नहीं होगी तो वो नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने सारा सेलेक्ट किया। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ सारे कॉलम में चेक करना, अगर सारी वैल्यूज सेम है इसका मतलब वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, आप डिलीट कर दीजिए। ओके करूँगा तो वो अपने आप बताएगा कि एक डुप्लीकेट वैल्यू मिली थी, बाकी जितने भी हैं वो सब यूनिक हैं। तो इसने एक डिलीट कर दिया, है ना, यहाँ से एक डिलीट हो गया। अभी एक्स्ट्रा स्पेस को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके राइट से डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं या कंट्रोल माइनस प्रेस कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक हेडिंग दे देते हैं। तो अगर मुझे हेडिंग देना है इसके ऊपर स्पेस चाहिए, यहाँ पे सबसे टॉप पे जाके मैं राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट का ऑप्शन, इंसर्ट। अब मुझे अगर और रो इंसर्ट करनी है, मतलब एक ही प्लेस पे, तो बार बार जाके राइट क्लिक करके इंसर्ट करने से अच्छा है कि एक शॉर्टकट है कंट्रोल वाई का, मतलब ये रिपीट करेगा उसी स्टेप को। तो मैं जितनी बार कंट्रोल वाई दबाऊंगा उतने वो नए नए आपके लिए कॉलम रोज़ बनाता जाएगा, ठीक है। बट अभी मुझे उतने नहीं चाहिए तो इस सबको हटा दे रहा हूँ, कंट्रोल माइनस। अब यहाँ पे मैं इसके टॉप पे एक हेडिंग लिखता हूँ जो कि इसका नाम कवर करेगा। इसका नाम क्या है, तो मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय। अभी ये सेंट्रल लाइन है इसलिए आपको नहीं दिख रहा। आप होम बटन पे जाइए। मैं चाहता हूँ कि ये सारा कुछ मिला के सेंटर में आ जाए। उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मुझे वो सेंटर अलाइन करना है, और ये पूरा का पूरा एक सेल बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मर्ज ऑप्शन का, इसमें मर्ज का एक ऑप्शन आता है, आप इसको सेलेक्ट करिए जितने सेल्स को आपको मर्ज करना है। आप अलाइनमेंट में जाइए ग्रुप में, यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज इन सेंटर का। आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो अपने आप सेंटर में आ जाएगा। बट इसको नीचे वाले रो को भी हम लोग सेंटर में ले लें। दोबारा आप इस पर मर्ज पे क्लिक करिए, सब कुछ अनसेलेक्ट हो जाएगा। आप फिर से क्लिक करिए, वो सेंटर में आ जाएगा। अलाइनमेंट में जाइए आप, यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप में है मिडिल अलाइनमेंट का ऑप्शन, उस पर जाइए, सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग दोबारा बॉर्डर्स में जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है थिक बॉर्डर्स का, थिक बॉर्डर्स दे देंगे तो चारों तरफ देखो एक थिक बॉर्डर आ जाएगा, थोड़ा देखने में ठीक लगता है। अब इसमें अगर आप चाहो तो कोई कलर डाल सकते हो, है ना। आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक हल्का कलर ले रहा हूँ इस टाइप का, तो ये आ गया। अब इसका फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ पे जाइए इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट ग्रुप में, और आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। तो मैं 18 रख रहा हूँ और इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, है ना। तो ये आपका हो गया सैलरी, एम्प्लॉय का सैलरी डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे ये सारा का सारा डिटेल आपको मिलता है। तो इसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे बेसिक चीज़ें कवर कर ली हैं। इसके अलावा आप कुछ चीज़ें और देख सकते हो या एक्सप्लोर कर सकते हो, वो आप जैसे करोगे वैसे वैसे सीखोगे। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई एक लाइन लिखता हूँ, राम हैज़ द हाईएस्ट सैलरी,
है ना, कि राम की हाईएस्ट सैलरी है। तो अगर इसको मैं चाहता हूँ कि एक ही सेल के अंदर आ जाए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। अब जैसे ही क्लिक करोगे एक सेल के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा, ये पूरा पूरा एक सेल बन गया। ये मतलब अब इसका जो आपका रो है उसकी थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, हाइट, वो क्योंकि एक सेल में आ रहा है। तो ये रैप टेक्स्ट ये काम करता है ना। जैसे आप रैप क्लिक करोगे उसमें एक सेल के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा आप परसेंटेज लगाना चाहो तो अगर आप कोई भी वैल्यू लिखते हो, जैसे मान लीजिए मैंने 21 लिखा, मैं चाहता हूँ कि ये 21% हो, ना कि नंबर, तो आप यहाँ पे जाके परसेंट पे क्लिक करोगे। अब इसने इंटू 100 कर दिया और ये आपका 21% बन जाएगा। ऐसे ही आप इसमें फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, है ना। तो जैसे मान लीजिए जो हेडिंग है मैं चाहता हूँ उसका फ़ॉन्ट कुछ और हो जाए, तो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में सबसे ऊपर कैलिब्री लिखा होगा, उसके बगल ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉप डाउन, आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कुछ रैंडम नंबर्स लिखे हुए यहाँ पे, जो कि डेसिमल डिजिट्स में है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर, आपका जो ग्रुप है होम टैब में, इसमें यहाँ पे हम लोगों ने नंबर सेलेक्ट किया हुआ है। और ये जो डेसिमल्स है यहाँ पे आप इसी सेम ग्रुप में अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन है डेसिमल डिक्रीज़ का, तो ये डेसिमल डिक्रीज़ कर देगा। और यहाँ पे ऑप्शन है डेसिमल इंक्रीज़ का, तो ये डेसिमल्स को इंक्रीज़ कर देगा, है ना। अभी हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पे राउंड करना चाहते हैं इन नंबर्स को। तो उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला आता है एक्सेल में, आप लिखिए इक्वल्स टू राउंड। आप राउंड को सेलेक्ट करिए। अब पूछ रहा है राउंड के लिए कौन सा नंबर आपको राउंड अप करना है, मतलब राउंड करना है। उसके लिए मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा नंबर, उसके बाद कॉमा दूंगा। पूछ रहा है कितने डिजिट के लिए आपको राउंड करना है, तो मैं चाहता हूँ 0 डिजिट के लिए, मतलब जैसा है एब्सोल्यूट नंबर चाहिए। अगर आप देखोगे तो अब ये 1.00 बन गया। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये ऑटो फिल कर देगा 1 2, यहाँ से भी इसने 2.9 था उसको 3 कर दिया, 8.9 को 9 कर दिया, 1.3 को 1 कर दिया, है ना। यहाँ पे मैं एक और नंबर ऐड कर देता हूँ ताकि डाउट क्लियर हो जाए। मान लीजिए अगर कोई नंबर होता 4.55599 करके, तो उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 में कन्वर्ट कर देता, क्योंकि 4.5 से ज़्यादा है ये नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि राउंड अप क्या करता है। अगर इक्वल्स टू में लिखता राउंड, यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा राउंड अप का, इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसमें भी सेम नंबर देंगे और पूछ रहा है कितने डिजिट के लिए करना है, तो इसमें भी मैं चाहता हूँ 0 डिजिट के लिए हो। तो राउंड अप में आप देख सकते हो कि ये एक नंबर इंक्रीज़ कर देता है। 1 पॉइंट कुछ भी आएगा, 0.3 भी आ रहा है तो उसको 2 पे भेज देगा, 2 पॉइंट कुछ भी आएगा उसको 3 पे भेज देगा, 8 पॉइंट कुछ भी आया उसको 9 पे, 4 पॉइंट कुछ भी 5 पे। तो नाम ही है इसका राउंड अप करना। तो ये आपको डिसाइड करना होगा इसको कब यूज़ करना है। सिमिलरली सेम टू सेम ऐसे ही आपका आता है राउंड डाउन, जो कि सेकंड नंबर पे है, उसको सेलेक्ट करो। इसमें भी आपको नंबर सेलेक्ट करना है और मैं भी ये चाहता हूँ 0 डिजिट के लिए राउंड अप हो। तब ये क्या करेगा, डाउन करेगा। इसका जस्ट अपोजिट, इसमें क्या कहता है 2 पॉइंट कुछ भी आएगा उसको 1 बढ़ाता है, इसमें कुछ भी होगा 1 पॉइंट भले ही 99, जैसे इसमें आप देखो 2.999 है ना, इसको राउंड अप करते हैं 3 आता है, बट ये क्या करेगा राउंड डाउन कर देगा। तो 2 पॉइंट कुछ भी होगा उसको फर्स्ट डिजिट जो भी वो ले लेगा, 8 पॉइंट कुछ भी होगा ये 8 ले लेगा, 1 पॉइंट कुछ भी होगा 1, 4 पॉइंट कुछ भी होगा 4, है ना। तो ये 3 तरह के राउंड ऑफ फंक्शंस यूज़ होते हैं, राउंडिंग के लिए फंक्शंस यूज़ होते हैं जिसको हम लोग जनरली एक्सेल में यूज़ करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टैब की तरफ। इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे ऑटो फिल करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले टर्म्स हैं, जैसे कि मंथ्स हो गए, है ना। तो जैसे अब मैं इसमें लिखता हूँ जनवरी, है ना। आप जैसे इसको ड्रैग करोगे ये अपने आप समझ जाएगा कि ये मंथ्स है। आप राइट साइड में देख सकते हो लिख के भी आ रहा है हाईलाइट सा कि कहाँ तक जा रहा है। तो जैसे मैंने इसको दिसंबर तक ड्रैग किया तो दिसंबर तक आ गया। अभी ये आर सही से नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ये एक्सपेंड हो जाएगा। सिमिलरली मुझे यहाँ पे मैं डेट भी डाल सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ मंडे, है ना। अब ये समझ जाएगा कि इसको मैं अगर ड्रैग करता हूँ यहाँ से, आप राइट कॉर्नर में यहाँ प्लस साइन देख रहे हो, इसको होल्ड करके रखो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाएगा कि ये डेज़ है। यहाँ पे भी आप डबल क्लिक कर दीजिए, बढ़ जाएगा। अब आप चाहते हो कि पूरा जैन नहीं लिखना, आपको सिर्फ जनवरी पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ जैन लिखना है, तब भी ये समझ जाएगा कि क्या लिख रहे हो आप। सिमिलरली आप सिर्फ अगर मंडे लिख देते हो, मंडे को शॉर्ट फॉर्म में, तब भी ये समझ जाएगा आप क्या कहना चाहते हो, है ना। तो एक्सेल इतना मतलब इंटेलिजेंट होता है कि ये ऑटो फिल कर देता है डेटा को। अगर मैं सिर्फ 1 लिखता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ तो ये कुछ नहीं करेगा, इसको लगेगा आप सिर्फ 1 चाहते हो रिपीट हो जाए। बट अगर मैं 1 लिखता हूँ नीचे 2 देता हूँ तो इसको समझ में आ रहा है कि एक एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो अभी आप जैसे यहाँ पे ड्रैग करोगे वो नंबर इंक्रीज़ होने लगेगा। अब देखो आप यहाँ से 1 2 3 अप टू 12 चला गया, है ना। तो इतना समझदार ये एक्सेल होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने शीट नंबर 1 पर। तो ये शीट आप यहाँ पे देख सकते हो जिसमें हम लोगों का एक डेटा है जो कि RNM स्कूल का है। इसमें बच्चों के स्टूडेंट्स के नाम है,
उनके जेंडर, एज, क्लास, कौन से हाउस के हैं वो बच्चे, यूनिट टेस्ट 1, 2 और फाइनल टेस्ट का डेटा है, और साथ ही साथ उनकी एक ईमेल आईडी है। तो ये बेसिक हमारे पास डेटा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी एक सेल के अंदर कमेंट कैसे ऐड करते हैं। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि ये माधव की जो आईडी है ये अब काम नहीं करती, मुझे पता है ये। अगर कोई फ्यूचर में इस आईडी को देखे तो वो इस पर मेल ना करे, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखोगे इंसर्ट कमेंट का, आप उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर सकते हो। तो मैं कहूँगा मेल आईडी नॉट वर्किंग, ठीक। अब इसको चाहो तो आप थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो, तो मैं इसका साइज़ बढ़ा दे रहा हूँ, 9 है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं 12 कर दे रहा हूँ और इसका साइज़ थोड़ा कम कर दे रहा हूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। अब आप बाहर क्लिक कर दीजिए कहीं भी। अब जैसे आप इसके ऊपर हॉवर करोगे आपको दिख जाएगा मेल आईडी नॉट वर्किंग, है ना। तो फ्यूचर में अगर इसको कोई डेटा को रिव्यू करता है या आप उसमें कोई कमेंट ऐड करना चाहते हो तो ऐसे ऐड कर सकते हो। अगर आप इस पर दोबारा इसी सेल पे राइट क्लिक करोगे तो आप इस कमेंट को चाहो तो एडिट कर सकते हो, चाहो तो डिलीट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, तो वो कमेंट यहाँ से हट जाएगा। तो ये हो गया आपका कमेंटिंग का पार्ट। अब आती है बारी की, इसमें हम लोग फिल्टर्स के साथ डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं या डेटा को कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको फ़िल्टर लगाना है तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपको कि आप डेटा टेबल में जाके एक तो फ़िल्टर लगा सकते हो यहाँ से। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप Ctrl+Shift+L प्रेस करिए, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ़िल्टर्स लग जाएंगे, आप ड्रॉप डाउन देख सकते हैं। अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुझे मेल जो भी बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, उनका डेटा दिखे। तो आप जेंडर कॉलम पे जाइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा मेल का, तो फीमेल को मैं अनसेलेक्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ जो भी डेटा आपको दिख रहा है वो सारा मेल स्टूडेंट्स का है ना। इसी तरह फीमेल का भी लगा सकते हो, फीमेल सेलेक्ट करिए, मेल को अनसेलेक्ट कर दीजिए, अब ओके प्रेस कर दीजिए। तो अब आपको सभी डेटा सिर्फ फीमेल बच्चों का दिखेगा। अब आपको ये फिल्टर हटाना है तो आप यहाँ पे दोबारा ड्रॉप डाउन पे जाइए, क्लियर है, क्लियर फिल्टर ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन ये आप यहाँ से कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन आता है आप Ctrl+Shift+L हटा दीजिए, सारे कॉलम से आपके फिल्टर हट जाएंगे। अगर आप सिर्फ एक कॉलम से चाहते हैं तो वहाँ पे आप, जैसे अभी हम लोगों ने किया क्लियर फिल्टर, अगर आप सारे कॉलम से फिल्टर हटाना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+L, ठीक। इसके अलावा फिल्टर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ क्या आता है, जैसे मैं दोबारा Ctrl+Shift+L लिख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भूमि जो हाउस है या जो भी हाउस मुझे सेलेक्ट करना, जैसे मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ वायु हाउस, ठीक। आप ओके करिए, तो अभी आपको सिर्फ वायु हाउस का डिटेल दिखा रहा है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेल बच्चों का डिटेल आए, तो अभी तो एक ही है। यहाँ पर आप जाके अगर आप फीमेल को हटा देते हैं तो सिर्फ मेल बच्चों का डिटेल आ जाएगा। तो इस वक्त हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीपल कॉलम्स में फ़िल्टर लगाया, एक तो हाउस में लगाया है और एक जेंडर में लगाया है। तो आपको 2 बार, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बाकी सारे कॉलम्स अनसेलेक्टेड है ना। अगर मैं क्लियर फिल्टर करता हूँ तो आप देखो सिर्फ मेल सेलेक्टेड और बाकी सारे हाउस आ गए, है ना। अगर यहाँ से भी मैं फिल्टर हटा देता हूँ तो यहाँ पे सारे कॉलम्स का डेटा आ जाएगा, जैसा पहले था वैसा आ गया। एक काम तो ये करता है फिल्टर। दूसरा काम फिल्टर क्या कर सकता है, आप दोबारा Ctrl+Shift+L किए, मान लीजिए यहाँ पे तो अभी आपको सारे बच्चों के नाम दिख रहे हैं। मान लीजिए ये लिस्ट होती है आपकी 1000 बच्चों की या 10,000 बच्चों की। उस केस में अगर आपको किसी बच्चे का नाम ढूंढना होता तो आप कैसे करते, आप एक एक बच्चे का नाम जाके तो देख नहीं सकते। उस केस में आप यहीं पर लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ मान लीजिए गोपाल, है ना। अगर लिस्ट में कोई भी नाम गोपाल का होगा तो वो आ जाएगा। अब ओके करिए, अभी जो डेटा दिखा रहा है आपको सिर्फ गोपाल के लिए दिखा रहा है। अब आप यहाँ से इसको जाके फ़िल्टर करके क्लियर फिल्टर हटा सकते हो। इसके अलावा फ़िल्टर में आप क्या यूज़ कर सकते हो, मैं चाहता हूँ कि ये डेटा सॉर्ट हो जाए असेंडिंग टू डिसेंडिंग। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये A से V तक है, इसका उल्टा करना चाहता हूँ मैं। अब यहाँ पर जाइए, फ़िल्टर में एक ऑप्शन आता है सॉर्ट का, आप सॉर्ट कर दिए Z to A। तो अब आप देखोगे कि ये V से लेके A तक डेटा ऑटोमेटिक फ़िल्टर हो गया, सॉर्ट हो गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, दोबारा मैं फ़िल्टर हटाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि फाइनल टेस्ट स्कोर के बेसिस पे हो, जिसका हाईएस्ट है वो सबसे ऊपर आए, तो मैं करूँगा लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट। अब आप देखोगे जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो है अभिमन्यु, इसका है 99 स्कोर। सेकंड हाईएस्ट आपका आता है वृंदा का, थर्ड हाईएस्ट आपका है केशव का जिसका 96 है। एक्चुअली थर्ड हाईएस्ट में 2 बच्चों का कॉमन है, एक का 96, दोनों का 96 है, एक केशव एक गोपी, है ना। तो ऐसे आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। इसके अलावा चाहो तो आप मल्टीपल कॉलम्स में भी सॉर्ट कर सकते हो। मल्टीपल कॉलम्स में कैसे, आप फिल्टर में जाइए, सॉर्ट ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे आप फिल्टर क्रिएट करिए कि मैं चाहता हूँ एज आए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, है ना। इसके अलावा ऐड लेवल करिए आप। फिर मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे का फाइनल स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन हो, मतलब फ़िल्टर लगे लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट। अब ये 2 फिल्टर मैं चाहता हूँ, ओके करिए। अब आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला था कि एज से सॉर्ट हो, तो सबसे पहले जो भी मिनिमम एज है वहाँ से आ गया 11 से 17 तक। अब ये 11 बच्चा था 11 साल का, उसका हाईएस्ट स्कोर था 91। जो 12 एक ही बच्चा है उसका 89 है। बट यहाँ देखो आप,
यहाँ पे 3 बच्चे हैं जो कि 14 ईयर्स के हैं। इसमें इसने क्या किया, सबसे हाईएस्ट स्कोर 14 ईयर्स में वृंदा का है, कितना है 98। सेकंड किसका है, इंदू का, कितना है 89। थर्ड आता है आपका गोपाल, उसका कितना है 79। तो यहाँ पे ये सॉर्ट करेगा। ऐसे ही अगर आप 16 में भी देखोगे आप, तो इसमें भी इसने सॉर्ट किया हुआ है, सबसे हाईएस्ट 99 और फिर ऐसे ही करता है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स में भी फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपके फिल्टर्स लगाने का तरीका। एक और चीज़ आप फिल्टर्स में कर सकते हो, वो काफ़ी बार यूज़ होता है। जैसे फाइनल टेस्ट में जाता हूँ, नंबर्स पे आप फिल्टर लगा सकते हो। किसी 2 नंबर के बीच के नंबर चाहिए आपको, या ग्रेटर देन चाहिए या लेस देन चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि नंबर बिटवीन, है ना। तो इस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैं चाहता हूँ वो हो 91, उससे ज़्यादा हो या उसके बराबर हो। लेस देन और इक्वल्स टू 99, है ना। इन दोनों के बीच के नंबर इंक्लूडिंग दीज 2 वो आपको यहाँ पे रिजल्ट में मिल जाएंगे। तो आप देखोगे इन बच्चों के नंबर 91 या 99 के बीच के हैं, है ना। तो ऐसे आप कॉलम्स में फिल्टर लगा सकते हो नंबर फिल्टर्स के। अभी के लिए हटा रहा हूँ मैं। तो ये सारा बेसिक डिटेल हो गया आपका फिल्टर्स का। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं कि अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब हम लोगों ने एक डेटा बना रखा है, बट इसको मैं चाहता हूँ कि टेबल में कन्वर्ट कर दूँ। उसको आप अगर आपको देखना है कि ये टेबल में है कि नहीं, उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसके यहाँ पे क्लिक करिए, इंसर्ट टैब में जाइए, यहाँ पे देखिए टेबल का ऑप्शन। अगर ये आपके लिए हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये इंसर्ट टेबल अभी तक नहीं हुआ है, मतलब ये टेबल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि एक्सेल इतना स्मार्ट होता है, इसको ही पता है कि आप इस डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर ये नहीं करता तो आप इसको, जैसे मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा है ये, तो आप फिर यहाँ से मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। सारा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप बोल दीजिए माई टेबल हैज़ हेडर्स। अगर आपने ये टिक किया है तो जो भी टॉप का कॉलम होगा आपका, सॉरी जो भी टॉप का रो होगा, उसको ये हेडर बना देगा। अब ओके करिए। अब आप यहाँ पे देखिए ये टेबल अपने आप बन गया है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपका टैब खुल जाएगा टेबल डिज़ाइन का। थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं ये ऑप्शन ले रहा हूँ। ये आपको टेबल मिल गया। इसके लिए एक और शॉर्टकट आता है, आप आप पूरा अपना डेटा जहाँ तक है, जितने कॉलम्स और रोज़ में, वो सेलेक्ट करिए और आप कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिए। तो ये शॉर्टकट है टेबल बनाने का। अब हम लोग देखते हैं कि इस टेबल में स्लाइसर कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप जाइए इंसर्ट टैब में, फिल्टर्स में आपको ये फिल्टर्स का ग्रुप है, इसमें ऑप्शन है स्लाइसर्स का। आप जैसे ही ओके करेंगे, जो भी टेबल आपका सेलेक्टेड है उस पेज पे, है ना, उस शीट पे, उसके हिसाब से एक स्लाइसर दिखा देगा। अगर आप देखोगे सारे कॉलम्स का हेडर्स है यहाँ पे, जितने भी कॉलम्स आप देख रहे हो। अब मैं चाहता हूँ मुझे स्लाइसर मिले बेस्ड ऑन जेंडर और बेस्ड ऑन हाउस, इन 2 के बेसिस पे मिले। आप ओके करिए, आपके लिए ये 2 स्लाइसर यहाँ पे भेज देगा, है ना। इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज़ कर ले रहा हूँ ऐसा, और इसका भी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूँ। तो इसका यूज़ क्या होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये टेबल में सिर्फ मेल बच्चों का डेटा दिखे, आप मेल पे क्लिक करिए, आपको सिर्फ मेल स्टूडेंट्स का डेटा दिखेगा। अगर आपको नहीं चाहिए, आप यहाँ पे जाइए, राइट साइड में ऑप्शन है क्लियर फिल्टर, आप हटा दीजिए, सारे बच्चों का दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जल हाउस के बच्चों का डेटा दिखे, आप जल पे क्लिक करिए, सिर्फ जल हाउस के बच्चों का आ जाएगा। आप फिल्टर हटा दीजिए, सब हट जाएगा। अब अग्नि पे क्लिक करिए, सिर्फ अग्नि के बच्चों का आ जाएगा, है ना। इस तरह करके आप मल्टीपल फिल्टर भी लगा सकते हो। जैसे भूमि पे क्लिक किया मैंने, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ मेल बच्चों का डेटा है, आप मेल पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको मेल का दिख जाएगा। आप फीमेल पे क्लिक करेंगे, उनका डेटा आ जाएगा, है ना। तो ये सब टाइप के आप चीज़ें ईजी कर सकते हैं कंपेयर टू आप यहाँ पे जाएं, फिर आप जेंडर सेलेक्ट करें, फिर आप यहाँ पे आए हाउस पे, फिर ये करें। तो यहाँ पे आप 1 क्लिक में कर सकते हैं। ये स्लाइसर का सबसे बड़ा हेल्पफुल होता है, मतलब एक तो देखने में भी काफ़ी अच्छा होता है, डेटा विजुलाइजेशन परस्पेक्टिव से भी, और ईजी टू यूज़ होता है। तो ये हो गया आपका स्लाइसर्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग अगर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फ़ोटो, जैसे ज़्यादातर क्या होता है जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए डेक बनाते हैं या आप कोई फाइल बनाते हैं उनके लिए, कोई ऐसे वर्कशीट कुछ काम करते हैं, तो यहाँ पे आप उनके ब्रांड का नाम लिखते हैं, लोगो लगाते हैं, है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है पिक्चर्स का। आप यहाँ पे अपने डिवाइस से कोई भी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी इमेज, उसको आप एडिट कर सकते हो। और सिमिलरली आप अगर ऑनलाइन कोई इमेज ढूंढना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके जा सकते हो। तभी मैं इमेज की जगह क्या कर रहा हूँ, शेप्स ला रहा हूँ। जो काम हम लोग शेप्स के लिए करते हैं, सेम काम पिक्चर्स के लिए भी करते हैं। तो जैसे शेप अगर मैं देखूँ तो जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल बॉक्स लेके आ रहा हूँ, रेक्टेंगल बॉक्स सेलेक्ट हो गया। आप उसको कहीं पर भी आपको बनाना होगा, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक। अब आप ये देखोगे ये रेक्टेंगल बॉक्स बन गया, इसको मैं कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ, है ना। चाहूँ तो यहाँ लेके आ सकता हूँ, इसका साइज़ छोटा कर दिया, ठीक। इसके बाद आप कलर चेंज कर सकते हो, इसके अंदर आप कोई फॉन्ट लगा सकते हो। फॉन्ट लगाना है तो उसके लिए आप क्या करो, डबल क्लिक कर दो और जो चाहे आप वो लिख सकते हो, है ना। इसके अंदर एक ऑप्शन ये आ जाता है, जैसे कुछ लोग हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं,
तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। अगर हटाना चाहो तो डबल क्लिक करके हटा सकते हो। इसके अलावा आप इसमें जाओगे शेप फिल में, तो आप यहाँ पे अभी आपने जो भी रैंडम कलर सेलेक्ट किया वो आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कोई फिल ना आए, तो आप यहाँ पे ऑप्शन आता है नो फिल का, तो वो हट जाएगा। इसके अलावा शेप का जो आउटलाइन है उसका आप अगर देखो हाइट विड्थ कितना है, तो अगर विड्थ इतना कर दोगे आप तो इस शेप का विड्थ इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि इस शेप का विड्थ तो ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे जाके कलर चेंज कर सकते हो। जो कलर चाहो आप वो कलर ले सकते हो। जैसे ब्लैक लेते हो तो ये आ जाता है ना। अभी के लिए मैं विड्थ कम कर दे रहा हूँ, जैसे इतना कर दे रहा हूँ। इसके अलावा शेप में आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो, जैसे डैश, है ना। अब इस डिफरेंट टाइप के डैश ऑप्शन है आपके पास। तो जैसे एक ऑप्शन ये है, तो आपको डेटा अब आपको वो ऐसा दिखेगा जो आपका बॉक्स है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कभी कभार यूज़ करते हैं जब आपको किसी चीज़ को हाईलाइट करके दिखाना हो, है ना। आप उसमें कुछ फिल्टर नहीं लगा रहे हो, वो स्टैटिक डेटा हो, उस केस में आप ये सब चीज़ें शेप्स का यूज़ करते हो। एक और चीज़ आप शेप्स में कर सकते हो, जैसे इसका साइज़ अगर आपको बढ़ाना घटाना है तो वो आप यहाँ से जाके एक तो कर सकते हो, जो आपको राइट साइड में जो डॉट्स दिख रहे हैं उनकी हेल्प से। इसके अलावा जैसे आप शेप्स पे क्लिक करते हो एक ऑप्शन खुलता है, एक टैब जिसको बोलते हैं शेप फॉर्मेट। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे भी हाइट विड्थ है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, उसको अलाइन कर सकते हो। आप उसको फॉरवर्ड लेके आ सकते हो, बैकवर्ड लेके आ सकते हो। फॉरवर्ड बैकवर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ स्लाइसर के ऊपर लेके आता हूँ इसको, जहाँ पे हाउस लिखा है, अब आप देखो ये स्लाइसर के ऊपर आ रहा है बीच में, है ना। अगर आप इसको यहीं रखना चाहते हो, इसमें एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट बैकवर्ड। जैसे ही आप करोगे जितना पार्ट इसके स्लाइसर के ऊपर आएगा वो हट जाएगा। अब आप देखो पीछे का पार्ट हाईलाइट हो रहा है जो स्लाइसर के ऊपर नहीं, बाकी दिख रहा है आपको। अगर आप इसको आगे लेके आना चाहते हो सेलेक्ट फॉरवर्ड, तो वो अपने आप उसके ऊपर आ जाएगा, स्लाइसर के ऊपर, है ना। अगर आप दोबारा बैकवर्ड करोगे तो वो गायब ही हो जाएगा। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए, तो अभी मैं इसको लाके यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो ये तो हो गया आपका शेप्स का और इमेजेस का। इसी इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन आता है आपका हाइपर लिंक का या लिंक का, ठीक, जिसमें आपको जब भी लिंक्स ग्रुप है उसमें आपको ऑप्शन आएगा लिंक, जिसको बोलते हैं ऐड अ हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है, जैसे लिंक का मतलब ही क्या होता है कि आप किसी चीज़ को कनेक्ट करना, लिंक का मतलब यही हो गया ना। तो अगर आप किसी सेल को किसी वर्कशीट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, है ना, या आप किसी और डेटा सोर्स के थ्रू किसी पेज के वेबसाइट के URL के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, वो सभी काम आप इस लिंक के थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो नेम है ना, इन बच्चों का नेम को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, एक और नया टैब बना रहा हूँ और वहाँ पे करता हूँ कंट्रोल V, इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो जैसे ये बच्चों के नाम आ गए, सिर्फ बच्चों के यहाँ पे सेपरेट नेम है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को सिर्फ नेम देखने, तो उसके लिए वो एक टैब में जा सकता है, जिस टैब का नाम है शीट 4। तो इसका मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ, डबल क्लिक करके नेम्स, ठीक। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, अभी मैं नेम कर दे रहा हूँ। अब दोबारा शीट 1 पे चलेंगे। अब आप यहाँ पे करिए कंट्रोल K, जिस भी जगह आपको हाइपर लिंक ऐड करना है वहाँ पे आप क्लिक करिए और प्रेस करिए कंट्रोल K, तो ये विंडो ओपन हो जाएगा आपके लिए, है ना, ये डायलॉग बॉक्स। या दूसरा चीज़, आप दोबारा यहाँ पे जाइए लिंक्स में, इंसर्ट टैब में लिंक्स ग्रुप में, अब लिंक्स पे क्लिक करिए, सेम टैब ओपन हो जाएगा, है ना। अब इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं लिंक ऐड करने के। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं एक अपना लिंक ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे शीट नेम, जो शीट 1 और शीट नेम है, ये एक ही वर्कबुक के अंदर आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, है ना। अब ओपन करिए, अब आपको जितने भी इसके अंदर इस वर्कबुक के अंदर जितने भी शीट्स हैं वो सभी दिखा रहा है आपको। शीट 1 नेम, मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम है ये कनेक्ट हो जाए मेरा शीट नेम से। अब शीट नेम में तो कनेक्ट हो गया। अब उसमें पूछ रहा है कि कॉलम का नेम कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल का रेफरेंस, तो इसने A1 लिया बाय डिफ़ॉल्ट। अभी के लिए मैं ओके कर रहा हूँ, तो आप देखो यहाँ पे जाके A1 सही में A1 से ही स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये होगा क्या, जैसे ही कोई यहाँ पे आएगा, आप देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा एक ऐसे फिंगर बटन का आ जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आप इस टैब पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाओगे, नेम टैब पे, है ना, क्योंकि अब ये एक हाइपर लिंक बन चुका है, ये लिंक आ चुका है। तो ऐसा हम लोग तब यूज़ करते हैं जब काफ़ी सारी आपके पास शीट हो और एक ही शीट में आप सभी का समरी दे दो एक लाइन का, कि इस शीट में आपका सेल्स का डेटा है, इस शीट में आपका परचेज जो भी आपके वेंडर्स हैं उनका डेटा है, इस शीट में आपका रिटर्न का डेटा है, इस शीट में आपके प्रॉफिट्स हैं, है ना। तो वो सभी शीट के आप नाम लिख दीजिए और सभी को आप हाइपर लिंक दे दीजिए, मतलब इसी को आप यहाँ पे हाइपर सभी शीट के साथ दे दीजिए, है ना। तो जैसे कोई क्लिक करेगा उस शीट में पहुंच जाएगा। तो इस केस में ऐसे हम लोग हाइपर लिंक यूज़ करते हैं। अभी अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जेंडर पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल K प्रेस करता हूँ, अगर आप कोई वेब एड्रेस देना चाहते हो, है ना, तो आप इस पे जाइए और यहाँ पे आप वेब एड्रेस दे सकते हो।
तो जब भी कोई यहाँ पे जैसे आप वेबसाइट का एड्रेस दोगे, जैसे आप क्लिक करोगे उस वेबसाइट के एड्रेस पे पहुँच जाओगे। तो काफ़ी बार क्या होता है, हम लोग रेफरेंस के लिए देते हैं कि आप इस वेबसाइट के पेज पे जाइए, यहाँ पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा। तो उस केस में आप यहाँ पे वो डेटा ऐड कर सकते हो, उस वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका हाइपर लिंक। अब हम लोग देखते हैं कि ड्रॉप डाउन कैसे ऐड करते हैं एक एक्सेल शीट में, है ना। ये ड्रॉप डाउन को काफ़ी बार हेल्प करता है। अगर आप सेम कंसिस्टेंट डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अभी जिस केस में हम लोग करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, एक सबसे पहले आपको एक टेबल चाहिए होगा जिसमें आपके जो भी ड्रॉप डाउन्स के अंदर जो भी आपकी लिस्ट आएगी, जो भी ऑप्शंस आएंगे, वो आपको एक टेबल में डालना होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ग्रेड्स लिखे हुए हैं ABC, तो इसको मैं क्या करूँगा, अभी एक टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ जाऊँगा टेबल, दूसरा शॉर्टकट आता है Ctrl+T का, जो भी हम लोगों ने देखा। हेडर्स मेरे इसी टेबल में है, मैं बोलूँगा ओके, तब ये एक टेबल बन जाता है ना। अब जहाँ पे भी आपको ड्रॉप डाउन ऐड करना है वहाँ पे आप क्लिक करिए और आप जाइए डेटा में, है ना। डेटा में एक ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन का, आप उस पर क्लिक करिए। जैसे आप ओपन करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा सेटिंग्स में अलाउ में, है ना, कौन सी चीज़ को अलाउ करना है। तो मैं चाहता हूँ कि लिस्ट अलाउ करे वो। अब लिस्ट ये पूछ रहा है सोर्स क्या है उसका, तो मैं सोर्स दे रहा हूँ कि ये 3 कॉलम्स जो आपको, जो 3 रोज़ हैं, जो ग्रेड है, ये चाहिए मुझे। आप ओके प्रेस कर दीजिए। तो आप देखोगे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन का ऑप्शन आ गया अर्जुन के सामने, है ना। आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे, अब ये 3 ग्रेड के ऑप्शन आपको देगा, है ना। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई D ग्रेड दे दे या E या A+, अपने मन से कोई ग्रेड बना दे। मैं चाहता हूँ डेटा कंसिस्टेंट हो, जो भी इस पे काम करे। जैसे अभी इस अर्जुन को A दिया हम लोगों ने, इसी तरह से आप इसी ड्रॉप डाउन को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आपके पास हर कॉलम में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, तो सभी कॉलम्स में वो आपका ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए माधव को A दे देता हूँ, वृंदा को B, है ना, इंदु को B और गोपाल को C ग्रेड दे देता हूँ। तो ऐसे आपको सभी ग्रेड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पे मैं एक टॉपिक और कवर करना चाहता हूँ, काफ़ी बार यूज़ होगा अगर आप इस पे एक्सेल पे काम करते हैं। जैसे कि ये जो कॉलम है, इसको भी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ एक नई शीट में, है ना, पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और शीट का साइज़ बढ़ा दे रहा हूँ मैं, ठीक, ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब जैसे यहाँ पे ईमेल्स है मेरे पास, बट मैं क्या चाहता हूँ कि इस ईमेल में ये जो भी कॉलम है, इसको मैं वैल्यू को ब्रेक करना चाहता हूँ। मतलब @ के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो अलग चाहिए, @ पहले के जो हैं वो अलग चाहिए। या आप इसमें कोई भी चीज़ ले सकते हो, जिस भी पॉइंट से आपको ब्रेक करना हो वो आप कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक कॉलम बन जाएगा मेरा नेम, है ना। तो नेम कैसे मिलेगा मुझे, मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आप जाओगे डेटा टैब में, इसमें आपको मिलेगा डेटा टूल्स के अंदर ग्रुप में एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेटा टू कॉलम्स में। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे टेक्स्ट टू कॉलम्स में, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन आता है। एक तो आता है कि आप फिक्स विड्थ पे कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन आता है डिलिमिटेड का। तो डिलिमिटेड हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी कैरेक्टर्स पे, उस पर हम लोग को उस फील्ड को सेपरेट करना हो। तो अभी हमारे केस में कैरेक्टर्स पे करना है, मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि आप सेमीकोलन पे करना चाहते हो, आप कॉमा पे करना चाहते हो, अगर कोई स्पेस है तो वहाँ से आप सेपरेट करना चाहते हो, या कोई अदर्स है। अभी हमारे केस में अदर है, तो मैं अदर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपने मन से मैं सिंबल जो चाहिए हम लोग को @ लिख देता हूँ। अब आप देखोगे कि सभी का फर्स्ट नेम के बाद वो @mail.com जो भी था वो सेपरेट हो रहा है ना। आप प्रेस करिए नेक्स्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी तो इसने सेलेक्ट कर रखा है डिलिमिटर ने A कॉलम को, है ना, और इसको ये ब्रेक कर देगा नेक्स्ट कॉलम में। अभी आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे फिनिश क्लिक करोगे, पूछ रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई वैल्यू है, नीचे से नेम लिखा हुआ है ना, इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ ओके। अब आप देखो इसने अर्जुन जो भी फर्स्ट नेम था उसको यहाँ रखा, बाकी @ के बाद जो भी था उसने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अगर आपको दोनों ही चीज़ चाहिए होती, जैसे मैं अभी Ctrl+C कर देता हूँ, जैसे मेरे केस में मान लीजिए आपको ये भी रखना है और एक और नया कॉलम भी चाहिए, तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे जाइए आप इंसर्ट कॉपीड कर लीजिए। नेम को भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। पूरे कॉलम को आप दोबारा क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए, आप जाइए टेक्स्ट टू कॉलम में, सेम डिलिमिटेड में जाइए, नेक्स्ट में जाइए, अदर में @ है, नेक्स्ट में जाइए, कॉलम बोल रहा है इसने B1 सेलेक्ट किया, ठीक है, आप फिनिश कर दीजिए। अब आप देखो यहाँ पे आपको अर्जुन दे दिया, @ पे ब्रेक कर दिया, ठीक। इसको मैं कर दूंगा डिलीट और इसका नेम मैं चेंज करके कर दूंगा इस कॉलम का कि ये नेम है। अब बेसिक एक्सेल में आप टॉपिक आता है जो कि है ग्राफ बनाना, है ना, तो वो मैं आपको बेसिक लेवल पे सिखा दे रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, X और Y एक्सिस चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे फाइनल टेस्ट के स्कोर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप इसको कॉपी करिए, एक नया शीट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके मैं कर दे रहा हूँ पेस्ट, ठीक। तो यहाँ पे मुझे वो दोनों कॉलम मिल जाएंगे। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि देखने में थोड़ा ईजी हो जाए। अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ पूरे कॉलम को,
है ना। और पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपको चार्ट चाहिए उसके लिए आप जाइए इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक ग्रुप होगा चार्ट्स का, इसमें रिकमेंडेड चार्ट्स होंगे, आप इस पर क्लिक करिए। अभी आपको डिफरेंट रिकमेंडेड चार्ट्स दिखा रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका काम यहाँ से हो जाएगा, बट अगर आपको लगता है कि आपको कोई और पैटर्न के चार्ट चाहिए, कोई और चार्ट का टाइप चाहिए, तो आप यहाँ जा सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना। ये पाई चार्ट हो गया, ये लाइन चार्ट हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो गया, है ना, एरिया चार्ट हो गया। इस तरह के आप चार्ट यूज़ कर सकते हो जैसा आपको चाहिए, है ना। यहाँ पे काफ़ी सारे चार्ट होते हैं, ट्री मैप हो गया, है ना, हिस्टोग्राम हो गया, बट अभी हमारे केस के लिए कॉलम चार्ट काफ़ी अच्छा होगा। मैं उसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखा रहा है। एक तो बेसिक हो गया जिसमें आपको ऐसे चार्ट मार्क्स दिखे होंगे, नीचे नाम होगा। दूसरे में थोड़ा सा इनका विड्थ ज़्यादा है, कुछ कलर ग्रेडेड है उस टाइप का, बट मुझे बेसिक वाला ठीक लग रहा है, मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखोगे आप, ये चार्ट बन गया नॉर्मल। यहाँ पे सभी बच्चों के नाम आ गए, उनके सभी के मार्क्स आ गए आउट ऑफ 100। अब इसमें अगर आपको नंबर्स ऐड करने, एक ऑप्शन आपके होवर करोगे तो आपको नंबर दिखा देगा, है ना, कि इसका 98 है, 89 है। अब मैं चाहता हूँ कि इनके नंबर्स मुझे दिखें, तो यहाँ पे प्लस ऑप्शन होगा चार्ट में, आप उस पर जाइए। तो इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैं इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको मैं थोड़ा कम कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा चार्ट एलिमेंट्स का, आप उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो मुझे क्या चाहिए इसमें, मुझे चाहिए डेटा लेबल्स, है ना। आप क्लिक कर दीजिए डेटा लेबल्स पे, अब सभी के आपको डेटा लेबल्स दिखाएगा, तो आपको होवर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इसमें अगर आपको ग्रिड लाइन, जो पीछे आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, ये नहीं चाहिए, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ग्रिड लाइंस भी हट जाएंगी। चार्ट के एक्सेस इसमें अभी नहीं आ रहे, मैं चाहता हूँ कि चार्ट के एक्सेस भी आ जाएँ, तो आप क्लिक करिए एक्सेस टाइटल पे, ठीक। अब यहाँ पे आप एक्सेस पे नाम दे सकते हो, तो जैसे ये क्या है, ये है स्टूडेंट नेम्स, है ना। और ये क्या है, ये है उनके टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया टोटल मार्क्स, स्टूडेंट्स नेम, और ये अब चार्ट ऐसा बेसिक चार्ट ऐसा बन के तैयार हो गया। अब हम लोग सीखेंगे वी लुकअप को यूज़ करना। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वी लुकअप होता क्या है। तो वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप, है ना। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेल में, जब हम लोग को किसी भी कॉलम के सामने उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ चाहिए हो इसी कॉलम के बेस पे। जैसे मुझे नेम के बेसिस पे कोई भी वैल्यूज़ चाहिए हो जो कि इस टेबल में प्रेजेंट हो, है ना। जैसे यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कॉलम्स है, एज है, जेंडर है, क्लास है, यूनिट टेस्ट के नंबर हैं और फाइनल टेस्ट के नंबर है। ये सब वैल्यूज़ मैं नेम कॉलम के बेसिस पे यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं वी लुकअप। अगर ये वैल्यूज़ आपके इस टेबल में नहीं होगी तो वो यहाँ पे वैल्यूज़ आपको NA दे देगा, मतलब नल दे देगा, वो वैल्यूज़ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए आपको जिस भी प्लेस पे वैल्यूज़ चाहिए वहाँ पे आप क्लिक करिए और आप इक्वल्स टू का सिंबल डालिए, जो कि हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने के लिए लिखते हैं। आप लिखिए इक्वल्स टू और वी लुकअप लिखिए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वी लुकअप का। आप टैब सेलेक्ट करके उस फार्मूला को सेलेक्ट कर लीजिए। उस फार्मूला में सबसे पहला वैल्यू जो मांगता है वो आपका मांगता है लुकअप वैल्यू। मतलब आप यहाँ पे जो भी वैल्यू लाना चाहते हैं वो किस वैल्यू के लिए लाना चाहते हैं, किस वैल्यू को लुकअप के बेसिस पे लाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ नेम के बेसिस में, जिसमें सेलेक्ट करूँगा मैं वृंदा कॉलम को, है ना, वृंदा सेल को। इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब प्रेस करूँगा कॉमा। जैसे ही आप कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लोगे आपको कॉमा देना होगा, आप कॉमा प्रेस करोगे। अब पूछ रहा टेबल एरे, वृंदा अभी नेम कॉलम के लिए आपको कहाँ से, किस टेबल से वैल्यू लेके आना है, तो इस टेबल से मुझे लाना। उस पूरी टेबल को मैं सेलेक्ट करूँगा। याद रखिएगा आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक कॉलम या एक रो नहीं। पूरी टेबल सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं प्रेस करूँगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे A3 से G3 सेलेक्ट हुआ है, रेंज सेलेक्ट हुआ है, बट इसमें ये फिक्स नहीं है। इसको फिक्स करने के लिए मैं प्रेस करूँगा फंक्शन प्लस F4। अब आप देखोगे इन सभी वैल्यूज़ के साथ डॉलर साइन आ गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो एरे है या टेबल है ये फिक्स हो चुका है। अब मैं प्रेस करूँगा कॉमा। अभी पूछ रहा कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब नेम कॉलम के सामने आपको जो भी वैल्यू चाहिए वो इस टेबल में किस इंडेक्स नंबर पर है, उस कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है ना। तो नेम अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे नेम स्टार्ट होता है। इसके बाद मुझे चाहिए लास्ट कॉलम जो कि फाइनल टेस्ट। अगर इसका नंबर मैं देखता हूँ, नेम को स्टार्ट करना होगा 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7। जो मेरा फाइनल टेस्ट जो है वो मेरा रो नंबर 7 पे है, तो यहाँ पे मैं दूंगा 7 नंबर, इंडेक्स नंबर मेरा हो जाएगा 7। प्रेस करूँगा कॉमा। लास्ट में पूछ रहा आपको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच, जिसके लिए मैं प्रेस करूँगा 0 या फॉल्स भी टाइप कर सकते हो। अब मैं प्रेस करूँगा एंटर। ये स्कोर दे रहा है 98 वृंदा का। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। वृंदा का स्कोर यहाँ पे 98 है फाइनल टेस्ट का, जो कि करेक्ट है। अब अगर मुझे बाकी जगह फिल करना है इसके नीचे कॉलम्स के लिए, यहाँ पे सिंपली आप राइट साइड कॉर्नर में जाइए और डबल क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक बाकी सभी के लिए फिल कर देगा। हम लोग एक के लिए और चेक कर लेते हैं, अभिमन्यु के लिए।
अभिमन्यु का स्कोर है 81, जो कि करेक्ट है। एक चीज़ का अब इसमें मैं नोट पॉइंट बताना चाहूँगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है अगर आप इसको डेटा एनालिसिस में यूज़ करते हैं, है ना, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है काफ़ी टाइम पे, जिससे आपको गलत डेटा मिल जाएगा। जैसे अगर ये नेम रिपीट होते हैं, है ना, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के नेम है, किसी क्लास में कोई बच्चे हैं उनके नाम है, ये रिपीट हो सकते हैं, एक नाम के 2 लोग हो सकते हैं, है ना, उस केस में आपको बहुत ज़्यादा मतलब अटेंटिव रहना होगा और ध्यान रखना होगा जो वैल्यूज़ आई है वो करेक्ट आई है कि नहीं। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ चेक करना है तो उस पूरे कॉलम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहा हूँ, हाईलाइट सेल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज़ को क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर दूंगा। अब आप देखोगे यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि रिपीट हो रही हैं, हरी और एक और बार हरी आ रहा है ना, मगर ये जो बच्चा है ये है क्लास 10th का और जो दूसरा हरी है वो है क्लास 6th का, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वी लुकअप में आपको जो भी वैल्यू सबसे पहले मिलेगी, ये ऊपर से मतलब टॉप टू बॉटम जाता है फॉर्मूला, तो इसमें इसको जो भी वैल्यूज़ पहले मिलेगी उसका वैल्यू आपको ला के दे देगा। तो जैसे हरी, अगर आप देखोगे हरी में यहाँ पे 80 स्कोर है, उसने 80 दे दिया क्योंकि उसको ये सबसे पहले मिल गया, उसके बाद ही जाके दूसरी वैल्यूज़ नहीं ढूंढेगा। भले यहाँ पे हरी 10 बार आ जाए उसको फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी इसको सबसे पहला वैल्यू मिल जाएगा वो इसको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अभी तो हमारे केस में एक जो डिस्टिंग्विशर है वो है कि एज अलग है बच्चे का और क्लास अलग है, तो उस बेसिस से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो भी वैल्यूज़ देख रहे हैं ये चेंज हो जाएगी अगर इस कॉलम में मैं कोई चेंज करता हूँ। जैसे एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको, अभिमन्यु का स्कोर 81, अगर मैं इसको कर देता हूँ 95 तो आप देखोगे यहाँ पे भी 95 चेंज हो गया, है ना। अगर इसको मैं कर देता हूँ 100 तो आप देखोगे यहाँ पे भी 100 चेंज हो रहा है ना। तो अभी मैं अंडू कर दे रहा हूँ। इस केस के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते कि वैल्यूज़ चेंज हो, अगर आप चाहते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये टेबल अपडेट होगी वैसे ही ये भी डेटा अपडेट हो जाएगा। बट अगर मेरे केस में मैं चाहता हूँ कि ये डेटा फिक्स रहे, तो उस केस में आप क्या करोगे, इस पूरे कॉलम को जहाँ जहाँ वी लुकअप लगा है उस सभी सेल्स को आप सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे Ctrl+C और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट एज वैल्यूज़ लिखा आपको, है ना। पेस्ट ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट वैल्यूज़, आप पेस्ट वैल्यूज़ कर दीजिए। अब आप देखोगे तो फॉर्मूला बार में जो फॉर्मूलेज लगे थे वी लुकअप के वो हट चुके हैं, तो ये आपकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू बन गई। अगर अब मैं यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ, है ना, जैसे 100 कर देता हूँ, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब ये एब्सोल्यूट नंबर बन चुके हैं, फॉर्मूलाज हट चुके हैं। तो आई होप आपको ये वी लुकअप टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि पिवट टेबल को कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पिवट टेबल होता क्या है। तो पिवट टेबल एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि एक्सेल में होता है और ये हेल्प करता है आपको डेटा कैलकुलेट करने में, डेटा को समराइज़ करने में और किसी भी डेटा को एनालाइज करने में, खासकर जो काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर में डेटा होते हैं उनको एनालाइज करने में। और ये सब चीज़ें करने के बाद आप डेटा से आप ट्रेंड फाइंड कर सकते हो, उसमें अगर कोई पैटर्न है तो वो आप फाइंड कर सकते हो और साथ ही साथ आप उन डेटा को आपस में कंपेयर कर सकते हो, है ना। इन सब केस के लिए हम लोग पिवट टेबल का यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको यूज़ केस बताऊँ तो जैसे मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है कि कौन से बच्चे, बॉयज़ या गर्ल्स, मतलब मेल या फीमेल, कौन से बच्चे का स्कोर फाइनल टेस्ट में ज़्यादा आता है। तो इस डेटा को आप एनालाइज कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो आता है कि आप इसमें फ़िल्टर लगाओ, फिर एक बार मेल चेक करो उसका सम करो, फिर एक और बार फ़िल्टर लगाओ आप फीमेल चेक करो, फिर उन सभी का सम करो, तब आप जाके बता पाओगे, है ना। अभी तो यहाँ थोड़ा सा डेटा है तो ईजी हो गया, जब इसको मैं और कॉम्प्लेक्स करता जाऊँगा तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ भूमि हाउस में कौन से बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, गर्ल्स या बॉयज़, है ना। तो वो कॉम्प्लेक्स चीज़ एनालाइज करने के लिए या डेटा को समराइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे पिवट टेबल यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या करो, आप सबसे पहले आप जाओ इंसर्ट टैब में, आपको ऊपर सबसे ऊपर इंसर्ट टैब मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा टेबल वाले ग्रुप में पिवट टेबल का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल इतना ज़्यादा स्मार्ट होता है कि वो पूरा का पूरा टेबल आपके लिए सेलेक्ट कर लेगा, उसको पता है कि टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ से ख़त्म होता है। बाई चांस अगर आप मान लीजिए यहाँ पे उसने सेलेक्ट किया टेबल रेंज दिखा रहा है, बाई चांस मान लीजिए मैं हटा देता हूँ, मतलब एक्सेल को समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, मैं नेम सेलेक्ट किया और वही Ctrl+Shift राइट बटन, Ctrl+Shift डाउन बटन, पूरा टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया, जितना मुझे रेंज चाहिए था सारा टेबल आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप इस पिवट टेबल को सेम एक्सेल शीट में दिखाना चाहते हैं या आप नई वर्कशीट ओपन करना चाहते हैं। तो यार सेम में मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है, यहीं पे सारा डेटा, यहीं पे आप एक्सेल पिवट बनाओगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, न्यू वर्कबुक यूज़ करता हूँ। आप उस पर क्लिक करिए, बाय डिफ़ॉल्ट है, आप ओके कर दीजिए। जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पर आप देखोगे अभी तक शीट 1 था, बाय डिफ़ॉल्ट एक नया शीट ओपन हो जाता है, शीट 2। ठीक, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज द फील्ड्स फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। तो यहाँ पे पिवट टेबल का फील्ड लिस्ट दिया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके लिए ऐसा ओपन होता है ना। जब आप अपने सिस्टम ओपन करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, इसमें सारे नेम लिखे होंगे, मतलब सभी कॉलम्स के नेम होंगे। अगर आप देखोगे नेम, जेंडर, एज, क्लास, मेरे सभी कॉलम्स के नेम यही है, जितने भी टेबल में कॉलम्स है ना। अभी मेरा पहला क्वेश्चन क्या था
कि मुझे देखना है मेल फीमेल में सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, तो मैं जो भी जेंडर कॉलम है उसको उठा के डालूंगा रोज़ में। रोज़ में इसलिए डालता हूँ क्योंकि एक के नीचे एक वैल्यूज़ आए, इसलिए मैं रोज़ में डाल रहा हूँ। अब मुझे क्या देखना है कि किस चीज़ के ऊपर मुझे कंपैरिजन करना है ना, तो मुझे करना था फाइनल टेस्ट के जो स्कोर है उसके बेसिस, तो उसको उठा के मैं डालूंगा वैल्यूज़ में। अब आप देखोगे कि जो फीमेल बच्चे हैं उनका स्कोर है 1090 और जो मेल है उनका 877। इसका मतलब जो फीमेल जो गर्ल्स बच्चे हैं ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं कंपेयर टू बॉयज़। जनरली दुनिया में भी यही होता है ना, तो हम लोग ये देख सकते हैं डेटा से। अब इसमें काफ़ी लोग के मन में डाउट आता है कि आपको कैसे पता है कि इसको वैल्यूज़ में डालना है या कॉलम्स में या फिल्टर्स में या रोज़ में, है ना, इन 4 बॉक्स में से कौन से फील्ड को कहाँ डालना है। तो इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा फ्यूचर में। आपको जिस भी कॉलम के ऊपर कैलकुलेशन करना हो उसको आप उठा के डाल दो वैल्यूज़ में। वैल्यूज़ में आप देखो समेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। आपको सम फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करना है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, काउंट फाइंड करना है, टोटल फाइंड करना है ना, तो वो आपको वैल्यूज़ के अंदर मिलेगा। तो आप जैसे मुझे यूनिट टेस्ट का स्कोर का देखना होता है, यूनिट टेस्ट 1 का, तो उसको उठा के मैं यहाँ डाल देता। और बाय डिफ़ॉल्ट मेजर केसेस में वो सम लेता है। ये एक्सेल में मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो सम कर देता है। अगर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आती है उसको वो यहाँ सम कर देता है। तो हम लोग को भी सम चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जेंडर को मैंने रोज़ में इसलिए डाला क्योंकि मैं चाहता हूँ एक के नीचे एक वैल्यूज़ है। आप चाहो तो कॉलम में भी डाल सकते हो, जैसे जेंडर को उठा के मैं कॉलम में डाल दूँ, तो आप देखो कैसा आएगा, फीमेल का ऐसा आया, मेल का वैल्यूज़ ऐसा आया, ठीक आएगा वही, बट इसका भी हम लोगों ने इसको ट्रांसपोज कर दिया। अभी रोज़ के बजाय हम लोग कॉलम में देख रहे हैं, बट ये ज़्यादा सही दिखता है पढ़ने में, तो इसलिए मैं इसको अभी रोज़ में रख रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने देख लिया है कि रोज़ कैसे यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ कैसे यूज़ करते हैं, कॉलम्स कैसे यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग देखते हैं फ़िल्टर को कैसे यूज़ करते हैं, तो फ़िल्टर के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं डाल देता हूँ यूनिट टेस्ट 1 का स्कोर, तो आप देखोगे सबसे ऊपर फ़िल्टर आपका आ जाएगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑल सेलेक्टेड है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ उन्हीं बच्चों के स्कोर आए जिनका स्कोर मोर देन 90% है। तो उसके लिए एक तो ऑप्शन है सेलेक्ट मल्टीपल, तो वहाँ से आप कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से जाके मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो कि 90 से ऊपर जिसका स्कोर है वो एक ही है, 91। अब आप जैसे ओके करोगे तो आपको दिखेगा सिर्फ अग्नि हाउस ही ऐसा है जिसमें सभी बच्चों के स्कोर 91 से ऊपर है, ठीक, बाकी तीनों हाउस में नहीं है। तो इस केस में अगर आप जब भी डेटा को फ़िल्टर यूज़ करते हो, वर्ड में ये फ़िल्टर, आपको डेटा फ़िल्टर करना है, उसके लिए आप फ़िल्टर कॉलम का यूज़ करते हो। अगर आप फ़िल्टर हटा दोगे तो सारा वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अब इसके अलावा एक प्रॉब्लम आता है, अभी तो आपके पास चलो थोड़े से ही 7-8 ही कॉलम्स हैं, हेडर्स है आपके पास, तो इतने में आ गया। कभी कभार क्या होता है जब बहुत सारे आप रियल डेटा पे काम करोगे तो बहुत सारे हेडर्स होते हैं। उस केस में आपको स्क्रॉल कर करके डेटा देखना होता है कि कौन सा हेडर आपने सेलेक्ट किया। तो उस केस में आप क्या करो, आप पिवट टेबल में जाइए, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा टूल्स में, पिवट टेबल फील्ड्स में यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन जैसा बना होगा जिसमें टूल्स लिखा होगा, आप उसको क्लिक करिए। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे राइट साइड में आपको ऐसा वर्टिकल बॉक्स दिखेगा ना, उसको आप क्लिक कर दीजिए। आपका जो ये फील्ड लिस्ट का जो नेम था वो आप लेफ्ट साइड में आ जाएगा आपके पास, और राइट साइड में 4 बॉक्स आ जाएंगे। तो आपको ईजी हो जाएगा यहाँ पे डेटा के साथ खेलने में, और आपको सारे कॉलम्स यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक। अब दूसरा चीज़ आता है कि यहाँ तो मुझे पता लग गया कि सभी गर्ल्स बच्चों का स्कोर इतना है, सभी बॉयज़ का इतना है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ ही बच्चे हों या कुछ ही लड़कियां हों जो हमेशा टॉप में रहती हैं, बाकी सब कम पढ़ने वाली हों, इसलिए ओवरऑल स्कोर ज़्यादा है। या बॉयज़ में उल्टा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कम खराब पढ़ने वाले हों, बाकी सब अच्छे पढ़ने वाले हों। तो इस चीज़ का देखने के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि ऑन एन एवरेज एक बच्ची, एक लड़की का स्कोर कितना आता है और एक लड़के का स्कोर कितना आता है। उसको देखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सम में ही जो ड्रॉप डाउन बना है, यहाँ पे आप जाइए, क्लिक करिए, आपको ऑप्शन दिखेगा फील्ड वैल्यू सेटिंग का, ठीक, आप उस पर क्लिक करिए। अब आप यहाँ पे देख लो समराइज वैल्यू फील्ड बाय, यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन दे रहा है। आपको काउंट पता करना है कि कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स हैं, एवरेज पता करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। मुझे इस केस में अभी एवरेज पता करना है, मैं क्लिक करता हूँ, एवरेज को ओके कर देता हूँ। अब आप देखो आपको एवरेज दिख जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लड़की का स्कोर एवरेज, एक लड़की का स्कोर आ रहा है 90.83, है ना, जबकि एक लड़के का आ रहा है 87.7। इसका मतलब ऑन एन एवरेज एक लड़की का स्कोर ज़्यादा होता है कंपेयर टू लड़के से। तो ये तो हो गया आपका बेसिक पिवट टेबल। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चाहूँ तो मैं अगर जैसे यहाँ से मुझे ये हटाना है सब कुछ, तो मैं वैल्यूज़ को उठा के दोबारा फील्ड में डाल दो, और ये जो जेंडर आपका था इसको उठा के फील्ड में डाल दो, तो सब कुछ अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, हाउस का डेटा देखना चाहता हूँ। जो भी क्लास में हाउस होते हैं उसको उठा के मैंने रोज़ में डाला, चारों हाउस की लिस्ट आ गई। इस हाउस में देखना चाहता हूँ कौन से बच्चे कितना अच्छा पढ़ते हैं, तो मैं फाइनल टेस्ट के स्कोर को उठा के दोबारा वैल्यूज़ में डाल दूँगा और बाय डिफ़ॉल्ट वो सम ले लेगा, ठीक। अब आप देखोगे कि सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कहीं भी आप राइट क्लिक करिए पूरे इसमें फील्ड में, और यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना। आप इसमें कर दीजिए लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट।
अब जैसे ही देखोगे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट अगर आप देखोगे तो वायु ग्रुप के जो बच्चे हैं, वायु हाउस के जो बच्चे हैं, उनका सबसे ज़्यादा स्कोर है 646 कंपेयर टू बाकी जितने तीनों हाउस हैं। अब इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो 646 स्कोर आया है, ये सबसे ज़्यादा किसने स्कोर किया, लड़कों ने या लड़कियों ने? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना ये। इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो जेंडर कॉलम है, जो जेंडर फील्ड है, उसको यहाँ पे लेके आएंगे रोज़ में। अब आप देखोगे ये डेटा आपका दो और कॉलम्स में, 2 और रोज़ में डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वायु ग्रुप में फीमेल का कितना कंट्रीब्यूशन स्कोर है, मेल का कितना है, वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर मैं वायु की बात करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर किया है गर्ल्स ने, जो कि 460, बॉयज़ ने काफ़ी कम किया है 180 के आसपास, है ना। अगर मैं अग्नि की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो आप उल्टा है, यहाँ पे फीमेल का स्कोर सिर्फ 194 है, जबकि बॉयज़ का है 362, है ना, जो कि ज़्यादा है गर्ल्स के मुकाबले। अब अगर ये पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, मतलब ये लेआउट आपको पसंद नहीं आता, तो इस पूरे टेबल का आप लेआउट चेंज कर सकते हो। आप कहीं भी क्लिक करिए, आपको ऊपर 2 टैब दिखेंगे, एक होगा पिवट टेबल एनालिसिस, दूसरा होगा डिज़ाइन का। आप डिज़ाइन पे क्लिक करिए, इसमें लेआउट ग्रुप होगा, इसमें आप जाइए रिपोर्ट लेआउट ग्रुप में, इसमें ऑप्शन आता है थर्ड ऑप्शन शो इन टेबुलर फॉर्म। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अभी थोड़ा सा देखने में पढ़ने में ईजी हो जाता है। वायु ग्रुप मेल फीमेल, है ना, फीमेल मेल। अग्नि में जो भी गर्ल्स बॉयज़ हैं सबका स्कोर आ जाता है। दूसरा चीज़, अब मैं नहीं चाहता कि ये सबका सब टोटल दिखाए, यहाँ पे जितने भी सब टोटल आ रहे हैं, उसके लिए क्या करूँगा मैं, इसी आपको लेआउट में ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन आएगा सब टोटल का, आप उस पर क्लिक करिए, डू नॉट शो सब टोटल्स, आप क्लिक करिए, सारे सब टोटल्स हट जाएंगे। सिमिलरली आप ग्रैंड टोटल अगर हटाना चाहते हैं, आप यहाँ पे जाइए ग्रैंड टोटल ऑप्शन में, सबसे ऊपर आता है ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स, तो वो भी हट जाएगा। इसके अलावा भी आप कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे इस टेबल का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाइए, सब कलर चेंज हो जाएंगे, इसके फॉर्मेट चेंज हो जाएंगे, है ना। ये सब चीज़ें आप बेसिक कर सकते हो यहाँ पे। अब इसके अलावा मुझे देखना है कि जैसे यहाँ पे मेल्स जो हैं इनका स्कोर ज़्यादा है, जो लड़के हैं अग्नि हाउस में उनका स्कोर ज़्यादा है, मुझे देखना है ये लड़के हैं कौन, है ना। तो आप यहाँ पर जो 362 लिखा है, इस पर आप डबल क्लिक करिए, वो अपने आप एक नया टैब खोलेगा, एक नया शीट खोलेगा, उसमें आपको सभी बच्चों के नाम दिखा देगा। तो आप देखो यहाँ पे 4 लड़के हैं जिन्होंने इतना स्कोर किया है। अब एक लास्ट फाइनल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। कभी कभार क्या होता है कि आपने सारा डेटा बनाया, बट आपके इस रॉ शीट में जहाँ से आप ये डेटा ला रहे हो वहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़े, कुछ चेंज करने पड़े आपको। जैसे मान लीजिए अभिमन्यु का स्कोर इस वक्त 81 है, ठीक है, ये भूमि ग्रुप का लड़का है जिसका स्कोर 81, मान लीजिए इसको मैं बढ़ा के कर देता हूँ 99, ठीक, इसका हाई स्कोर हो जाएगा। तो अब जो बॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये मेल कैटेगरी में आता है भूमि ग्रुप में, वो बढ़ जाना चाहिए। अभी देखो आप बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, 240 है, बट यहाँ पे स्कोर हम लोगों ने 81 से 99 कर दिया है, तो अब ये बढ़ जाना चाहिए। तो वो स्कोर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आपको क्लिक करना होगा, पहले आप इस टेबल पे क्लिक करो, आपको ऑप्शन दिखेगा पिवट एनालाइज का, है ना। आप बाहर क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन नहीं आएगा, आपको पिवट टेबल पर कहीं क्लिक करना होगा, कहीं भी, ठीक। अब आपको ऑप्शन दिख रहा है पिवट टेबल एनालाइज का, इस पर आप क्लिक करिए, पिवट टेबल एनालाइज पे। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको डेटा में रिफ्रेश का, है ना। जैसे ही आप रिफ्रेश क्लिक करोगे, अभी आप देखना भूमि में 240 का स्कोर चेंज हो जाएगा। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश ऑल कर देता हूँ, रिफ्रेश एक ही बात है, रिफ्रेश ऑल कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 240 से 258 स्कोर हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे जाके स्कोर 99 कर दिया है, मतलब 18 स्कोर बढ़ाया था, वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो इस रिफ्रेश की हेल्प से आपको बार बार पिवट टेबल बनाने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ तो अभी चलिए 2 ही कॉलम थे, 2 ही रोज थे, तो काम इजी हो गया। काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें, काफ़ी डेटा बना के आप इसको डालते हो और आप नहीं चाहते कि आपको फिर से वो मेहनत करना पड़े, तो आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली यहाँ क्लिक करिए, आप जाइए पिवट टेबल टैब में और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर दीजिए। इसी तरह अगर आप टेबल चेंज करना चाहते हो, है ना, किसी केस में मान लो यहाँ पे आप कुछ नया ग्रुप ऐड कर देते हो, कुछ और, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि हाफ ईयरली टेस्ट, इसका स्कोर आप ऐड कर देते हो। यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दे रहा हूँ, कॉलम आ जाएगा। अब यहाँ पे स्कोर ऐड कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वो कॉलम अभी नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप दोबारा पिवट टेबल पे क्लिक करोगे, पिवट टेबल टैब पे जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको सेम डेटा टैब में, डेटा ग्रुप में आपको दिखेगा चेंज डेटा सोर्स, आप इस पर क्लिक करिए, चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करिए। अभी आप बाय डिफ़ॉल्ट इसने H कॉलम तक सेलेक्ट किया है, आप शिफ्ट होल्ड करके रखिए, कंट्रोल और शिफ्ट, और एक बार राइट क्लिक कर दीजिए। जैसे आप राइट क्लिक करोगे, राइट एरो, वो अपने आप हाफ ईयरली टेस्ट को सेलेक्ट कर लेगा, आप ओके प्रेस कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखोगे हाफ ईयरली का जो स्कोर का जो टेस्ट था, जो कॉलम था, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये